किसी के बाल बहुत चमकते रहते हैं, उनकी टेक्सचर जो है बड़ी अच्छी लगती है। ऑन द अदर हैंड मैं अपने ही बाल को लेकर मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहता। मुझे ऐसा लगता है कि क्यूटिकल अगर ब्रोकन नहीं है तो बाल शाइन करता है। कंघी ठीक से नहीं करते हैं, पोल्यूशन है, शैम्पू नहीं करते हैं, तो क्यूटिकल ब्रेक होता है, तब वो बाल ड्राई होते हैं, फ्रीजी होते हैं, फिर उनका शाइन जिसको हम लश्चर बोलते हैं। एक मैं अभी रिसेंटली कोई एक वीडियो देख रहा था, उसकी हैज लाइक गुड कर्ली हेयर। वो कहती है कि और घुंघराले बालों को कोम नहीं करना होता। कर्ली बाल वालों को बस नहाने के बाद बाल को सुखा लें और उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए। दे शुड नॉट कोम। बहुत ज्यादा अगर इंटेंगल हो रहे हैं तो वाइट जो टूथ कोम्ब होते हैं जो वुड के बने होते हैं, अच्छा, उससे करना चाहिए। पेपर लीजिए, उस पे कंघी को रगड़िए, बाल के ऊपर रखिए, बाल चिपकने लगते हैं। वो होता है इसलिए क्योंकि बालों में नेगेटिव चार्ज है और कंघी में पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से बाल टूटते हैं। इज इट वेरी इंपॉर्टेंट कि हम शैम्पू के बाद कंडीशनर करें? तो जब हम कंडीशनर लगाते हैं तो वो उस बालों को स्मूथ आउट करता है और इसी वजह से बाल फिर एंटेंगल नहीं होते, फंसते नहीं है और मॉइस्चराइज्ड रहते हैं। कौन से बेसिक न्यूट्रिएंट्स का हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए? दोस्तों, बाल झड़ना सिर्फ एक हेयर तक लिमिटेड रहने वाली प्रॉब्लम नहीं होता है। वो इंसान का कॉन्फिडेंस तक गिरा देता है। धीरे धीरे वो मिरर से नजर चुराने लगता है और उसकी ये छोटी सी प्रॉब्लम आगे जाकर उसकी पूरी जिंदगी को इम्पैक्ट करने लगता है। पर सवाल ये है कि क्या सभी हेयर फॉल बॉल्डनेस होता है या हम बिना समझे पैनिक कर रहे होते हैं? इस एपिसोड में हम तोड़ने वाले हैं हेयर लॉस और बॉल्डनेस की सबसे बड़े मिथ्स, हेयर ऑयल से लेकर अनियन एंड दही वाली टेक्निक का सच, और साथ ही साथ एक अच्छे शाइनी हेयर के लिए हमें क्या करना चाहिए वो भी आज के इस पॉडकास्ट में समझने वाले हैं। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर आकाश मजूमदार, जो एक MBBS गोल्ड मेडलिस्ट है एंड MD डर्मेटोलॉजी है। इन्होंने फेलोशिप इन हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया हुआ है और इंडिया के उन कुछ गिने चुनिंदे सर्जन्स में से एक हैं जो इम्प्लांटर टेक्नोलॉजी, जो कि एक लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस टेक्निक होता है इन हेयर ट्रांसप्लांट, उसका यूज कर रहे हैं। तो अगर आप अर्ली हेयर फॉल फेस कर रहे हो या आपके बॉल्डनेस से आपको डर लगने लग रहा है या गलत एडवाइस फॉलो करके टाइम लूज नहीं करना चाहते, तो ये पॉडकास्ट मिस करना मतलब आप अपनी हेयर जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्किप करना है। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस बड़ी पॉडकास्ट की छोटी छोटी इंटरेस्टिंग क्लिप्स के लिए सागर सुदेश क्लिप्स चैनल को भी विजिट करिएगा। नाउ लेट्स बिगिन द कॉन्वर्सेशन। हेल्दी हेयर और अनहेल्दी हेयर, ऐसा कुछ होता है क्या? एंड अगर ऐसा है तो व्हाट आर दोस? हेल्दी हेयर और अनहेल्दी हेयर तो नहीं, बट हाँ, हेयर और स्किन जो है हमारे इंटरनल बॉडी का ही रिफ्लेक्शन है। सो इफ़ यू हैव अ हेल्दी बॉडी योर हेयर विल बी गुड। अनहेल्दी हेयर नहीं, हेयर में बहुत सारे डिजीजेज हो सकते हैं, डैंड्रफ, सीबोरिक डर्मेटाइटिस, कुछ और डिजीजेज लाइक बॉल्डनेस इज नॉट अ डिजीज, सोरियासिस, ये सब अनहेल्दी तो नहीं बट हेयर डिसऑर्डर्स में आते हैं। ओके। बाकी इन जनरल हेयर इज हेयर, मतलब हेल्दी या अनहेल्दी नहीं होता उसमें। बट हम लोग कई बार है ना ऐसा देखते हैं कि लाइक किसी के बाल बहुत चमकते रहते हैं, लाइक दे हैव लाइक उसकी उनकी टेक्सचर जो है बड़ी अच्छी लगती है। ऑन द अदर हैंड मैं अपने ही बाल को लेकर मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहता। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जो टेक्सचर है वो सही नहीं है, इट शुड नॉट, मतलब वो बेहतर हो सकता था। तो ये भी कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है कि जस्ट एक हेयर केयर का ही प्रॉब्लम है? हाँ, आप जो कह रहे हैं ना कि बाल शाइन करते हैं, किसी किसी के बाल शाइन करते हैं, किसी किसी के बाल शाइन नहीं करते, ड्राई फ्रीजी दिखते हैं, देखने पे मुरझाए हुए से दिखते हैं। ये जो आप बोल रहे हैं ये क्यूटिकल होता है। तो ये अगर ये हेयर शाफ्ट है ना, इसके ऊपर एक जो कवरिंग होती है वो होती है क्यूटिकल। क्यूटिकल अगर ब्रोकन नहीं है, पूरी वेल मेंटेन्ड है, तो बाल शाइन करता है। अच्छा। क्यूटिकल अगर ब्रेक है, कंघी ठीक से नहीं करते हैं, है ना, बालों को ढंग से धोते नहीं है, पोल्यूशन है, शैम्पू नहीं करते हैं, तो क्यूटिकल ब्रेक होता है। या बहुत ही अनइवन कोम्बिंग करते हैं, हार्श कुछ केमिकल ट्रीटमेंट कर दिया जिससे क्यूटिकल डैमेज हो गया, तब वो बाल ड्राई होते हैं, फ्रीजी होते हैं, फिर उनका शाइन जिसको हम लश्चर बोलते हैं वो चमक चली जाती है। ओके। हाँ, और बहुत ये थोड़ा सा जेनेटिक्स भी रहता है इसमें। अच्छा, या इसमें जेनेटिक्स भी है। बट उसके मतलब ये टॉपिक था जो मैं आगे डिस्कस करना चाह रहा था, बट अब निकल ही गया है, तो बात करते हैं ये जो क्यूटिकल या लश्चर जो चला जाता है। एक मैं अभी रिसेंटली कोई एक वीडियो देख रहा था, उसमें हमारी वो एक हीरोइन है जो करली हेयर है, आई एम नॉट गेटिंग हर नेम, सो शी हैज़ लाइक अ गुड करली हेयर। वो कहती है कि मैं क्योंकि मेरा करली हेयर है तो मैं कंघी ही नहीं करती। अभी भी आपने कहा कि कुछ रफ तरीके से कंघी करना, ये करना, तो ये इम्पैक्ट करता है हमारे हेयर टेक्सचर को? यस। तो जो कर्ली हेयर होते हैं ना, नेचुरली जिनके बाद कर्ली है, उनको अगर वो कोम्ब करेंगे
तो उनके बालों के शाफ्ट में फ्रैक्चर आता है, अगेन वही अच्छा। क्यूटिकल डैमेज होता है। ओके। तो यूजुअली वो लोग क्या करते हैं, वॉश करके ड्राई करके दे लीव इट, अच्छा। दे डोंट डू एनीथिंग। और ज़बरदस्ती बाल जब उलझे हुए हैं उसको कंघी कर करके अगर हम उसको ठीक करते हैं तब क्यूटिकल डैमेज होता है। दैट मीन्स कर्ली हेयर वालों को कंघी कब करना चाहिए फिर इन that कंघी case? कर्ली बाल वालों को बस नहाने के बाद बाल को सुखा लें हाँ। और उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए। ओके, दे शुड नॉट कोम। दे शुड नॉट कोम। और एटलीस्ट बहुत ज़्यादा अगर इंटेंगल हो रहे हैं तो वाइड जो टूथ कोम्ब होते हैं जो वुड के बने होते हैं अच्छा। उससे करना चाहिए। ओह। अगेन प्लास्टिक से अगर करेंगे, जब हम नहाते हैं, नहाने के बाद बालों को हम अच्छे से घस के नहाते हैं, बालों में नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा। जब प्लास्टिक का कोम्ब उस पर अपन रब करते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। और ये चार्ज बैलेंस इसकी वजह से ना बाल फिर से फ्रिजी होते हैं, ड्राई होते हैं। और जब हम बालों को, आपने देखा होगा, एक पेपर लीजिए, उस पर कंघी को रगड़िए, बाल के ऊपर रखिए, बाल चिपकने लगते हैं यस उसमें। यस यस। वो होता है इसलिए क्योंकि बालों में नेगेटिव चार्ज है और कंघी में पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से बाल टूटते हैं। तो उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। तो सपोज किसी का ये क्यूटिकल है, वो काफ़ी डैमेज हो गया है बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस, लेकिन जब ये सारे केयर अगर वो शुरू करेंगे तो वापस रिपेयर हो जाता है चीज़। हाँ, इसीलिए कंडीशनर होता है। अच्छा। सो कंडीशनर में बेसिकली पॉजिटिव आयंस होते हैं। ओके, वो जो कैटायंस बोलते हैं उनको। तो जब हमने नहाया, नहाने के बाद हमारे बालों में नेगेटिव चार्ज है, हमने कंडीशनर लिया, कंडीशनर को बालों के लेंथ पे लगाया। अच्छा। अब वो जो कैटायंस है वो जब बाइंड होते हैं तो वो जो क्यूटिकल में थोड़े थोड़े से ब्रेकेज आ गए थे वो रिपेयर हो जाता है। तो इज़ इट वेरी इंपॉर्टेंट कि हम शैम्पू के बाद कंडीशनर करें ही करें? इट इज़, क्योंकि शैम्पू के बाद बालों में थोड़ा बहुत क्यूटिकल डैमेज होता ही है। अच्छा। डेली कोमिंग से थोड़ा बहुत होता है, अच्छा। पोल्यूशन से। हाँ। तो जब हम कंडीशनर लगाते हैं तो वो उस बालों को स्मूथ आउट करता है। ओके। और इसी वजह से बाल फिर एंटेंगल नहीं होते, फंसते नहीं हैं और मॉइस्चराइज रहते हैं। बट उसका भी एक टाइम है कि कंडीशनर को 1.5 से 2 मिनट ही रखना चाहिए और रूट्स में नहीं लगाना चाहिए, बालों के लेंथ पे लगाना चाहिए। ऐसा है? हाँ। अगर रूट्स पे लग रहा है तो क्लीन नहीं होगा, फिर जब आप वापस से उसको रिंस करेंगे वो क्लीन नहीं होगा और बालों को बहुत ज़्यादा मॉइस्ट कर देगा। उसके बाद फिर से क्यूटिकल डैमेज हो सकता है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अच्छा जी, ये तो बात हुई हेयर केयर का। हम हेयर केयर पे और भी आएंगे आगे। राइट नाउ ना जो कंसर्न है जिस पर मैं एक्चुअल में बात करना चाह रहा हूँ वो हेयर लॉस है। आजकल मतलब हर कोई दिखता है मुझे कि वो कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से हेयर लॉस, और मैंने तो ये भी देखा है कि आजकल फीमेल भी बहुत दिख रही हैं उनके हेयर लॉस का। हाँ। अच्छा, तो हम लोग क्या होता है हेयर लॉस के पीछे ना बड़ा हम जेनरिक सा आंसर करते हैं। जैसे हम लोग हैं, तुम्हारा हेयर लॉस हो रहा है, या तो कोई बोलेगा क्योंकि मैं मेडिसिन कोई चल रहा है तब, और मोस्टली हेयर लॉस को हम जेनेटिक्स मान के चलते हैं। आपके नज़रिए से जब कोई एक हेयर लॉस होना शुरू होता है, सो व्हाट कुड बी द रीज़न? क्या कारण है कि उनके हेयर लॉस होते हैं? ओके, तो हेयर लॉस और बॉल्डिंग दो अलग चीज़ हैं। अच्छा। ओके। और हेयर लॉस का कॉज मेल्स में अलग होता है, फीमेल्स में बहुत अलग होता है। सो एक होता है जो डेली बाल झड़ रहे हैं जिसको हम शेडिंग बोलते हैं। कंघी किया, हाथ में बाल आ गए, सो के उठे तकिया में बाल आ गया, वो है हेयर फॉल। अच्छा। वेयर एज बॉल्डिंग, जिसमें धीरे धीरे बाल पतले होने लगते हैं। अच्छा। इवेंचुअली कुछ टाइम के बाद जब आप नहाते हो तो आप देखते हो कि आपका स्कैल्प विजिबल हो रहा है, या आप ऐसे लाइटिंग पे है, सिर पे हार्श लाइट पड़ती है तो स्कैल्प दिखने लगता है, वो होती है बॉल्डिंग। ओके। सो बॉल्डिंग जब होती है उसका मेजर कॉज मेल्स हो या फीमेल, वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस या फिर जेनेटिक्स। ओके। एंड जब हेयर शेडिंग की हम बात करते हैं जिसमें डेली बाल गिरते हैं, वो होता है आइदर न्यूट्रिशनल या स्ट्रेस रिलेटेड या हॉस्पिटलाइजेशन। उसके बहुत सारे अलग कारण होते हैं जो लाइफस्टाइल कॉजेज होते हैं। ये मतलब अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। किस टाइप की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी? सो सपोज एक मदर ने बेबी डिलीवर किया, हाँ। उसके 2-3 महीने बाद उसको हेयर लॉस हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम टीलोजन इफ्लूवियम। बाल टीलोजन फेज में है और वो झड़ गए तो उसको बोलते हैं इफ्लूवियम, टीलोजन इफ्लूवियम। ये होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है। ईस्ट्रोजन जितना हाई होता है बाल उतने लंबे समय तक ग्रोइंग फेज में होता है। जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ ईस्ट्रोजन सडनली डाउन हो जाता है और उस वक्त जो बाल एनाजन फेज में थे, ग्रोथ फेज में, वो सडनली सारे के सारे बाल टीलोजन फेज में शिफ्ट हो जाते हैं और उसके बाद 2-3 महीने बाद बाल झड़ने लगते हैं। वैसे ही आप जब बीमार पड़ते हैं या कोई ऑपरेशन होता है किसी का, जैसे कोविड हुआ था, कोविड के बाद बहुत लोगों को हेयर लॉस हुआ था। ओके। तो लॉजिक सेम है कि जैसे ही बॉडी किसी भी तरह के स्ट्रेस या शॉक में जाती है, हमारी बॉडी हेयर और नेल को सबसे यूजलेस ऑर्गन्स की तरह ट्रीट करती है। उसका काम है कि न्यूट्रिएंट्स को वाइटल ऑर्गन्स पे पहले भेज दें, हार्ट,
लंग्स, ब्रेन, और बालों से और नाखून से खींच लें। दैट इज़ वाई 2-3 महीने बाद बाल झड़ते हैं किसी भी तरह के बॉडीली स्ट्रेस के बाद। इमोशनल स्ट्रेस, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, एनी काइंड ऑफ डिजीज़, इवन वायरल फीवर, कोविड, उसके बाद बाल झड़ता ही है 2-3 महीने बाद। बट ये सारा हेयर लॉस रिवर्सिबल होता है। अच्छा, वो हेयर लॉस रिवर्सिबल है। इनफैक्ट नाखूनों में बहुत सारी बीमारियों में जब एक्यूट इस तरह का कुछ सडन इंसिडेंस होता है, एक लाइन बन जाती है, अच्छा। एक रिज बन जाता है, उसको हम ब्यूज लाइन बोलते हैं। और नाखून में वो लाइन देख के हम ये एस्टिमेट भी कर सकते हैं कि कितने महीने पहले वो इंसल्ट हुआ था। ये लाइन लाइक ऐसे सेंटर टू नहीं, ऐसे लाइन बनती है हॉरिजॉन्टल। Okay. उसको हम ब्यूज लाइन बोलते हैं, BAU, अच्छा, BEAU। ओके। और उसकी पोजीशन देख के हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि वो जो इंसिडेंस था वो कितने महीने पहले हुआ होगा। सो रफली हम इस नाखून को यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करते हैं कि 3 से 4 महीने में इतना ग्रो होता है। अच्छा। सपोज ये बीच में है लाइन, दैट मीन्स जो इंसिडेंस था वो लगभग 2 महीने पहले हुआ होगा। और इंसिडेंट्स लाइक हॉस्पिटलाइजेशन? हाँ, कुछ भी, वायरल फीवर, हॉस्पिटलाइजेशन, सडन ऑपरेशन हुआ हो। हाँ। इस तरह। मेंटल स्ट्रेस भी रीजन है क्या? हाँ, मेंटल स्ट्रेस में क्या होता है ना, बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल राइज होता है। हाँ। कॉर्टिसोल लेवल राइज होता है एंड अगेन इट लीड्स टू सडन स्विचिंग ऑफ द एनाजन हेयर टू टीलोजन। एनाजन टीलोजन बार बार मैं बोल रहा हूँ, एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसे हमारी लाइफ में 3 फेजेस होते हैं। बचपन, जब हमारी हाइट बढ़ती है। अडल्ट फेज, जहाँ पर हाइट नहीं बढ़ती, फिर हम स्टेशनरी रहते हैं। ओल्ड एज, जहाँ पर हम जस्ट डेथ की तरफ चले जाते हैं और फिर डेथ हो जाती है। वैसे बालों के भी 3 फेजेस होते हैं। एनाजन, जिसमें बाल लंबे होते हैं, हमारे सिर में एट अ टाइम 70 से 80% बाल एनाजन फेज में रहते हैं। टीलोजन फेज, जिसमें बाल और बढ़ते नहीं हैं, ये इसमें बाल हमारे रहते हैं 10 से 15%। और सॉरी, सेकेंड वाला कैटाजन फेज। कैटाजन फेज जो ट्रांजिशन फेज होता है, ये होता है 2 से 3 हफ्ते का। और फिर आता है लास्ट फेज, टीलोजन फेज, जहाँ पर 2 से 3 महीने बाल रहता है, उसके बाद बाल झड़ जाता है। अच्छा। और फिर रूट से नया बाल आता है। तो इसको हम हेयर साइकिल बोलते हैं। तो जब भी स्ट्रेस होगा, बाल एनाजन से टीलोजन में चला जाएगा, टीलोजन के बाद बाल झड़ जाते हैं, बट रूट्स वहीं रहते हैं। तो इसमें रीग्रोथ हो जाती है। जब हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की बात करते हैं, मैंने कहीं पर ये भी देखा था कि जब हम से किसी स्पेसिफिक डाइट पे जाते हैं, स्पेशली फॉर द वेट लॉस और समथिंग, तो उस समय भी क्या ये इतना एविडेंट होता है हेयर लॉस? जो नॉन साइंटिफिक तरीके से वेट लॉस करेंगे, क्रैश डाइट्स पे जाएंगे, तब ये इशू फिर से आता है। और अगर प्रॉपर मैक्रोज एंड माइक्रोज को ध्यान में रख के कोई डाइटिंग कर रहा है, तो फिर ये इश्यूज नहीं आते हैं। कौन से बेसिक न्यूट्रिएंट्स का हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए लाइक फॉर द हेयर लॉस? पर्टेनिंग टू हेयर पर से, बालों को सबसे ज़्यादा चाहिए बायोटिन, ओके, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, सेलेनियम, और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सेलेनियम, मैग्नीज, जिंक। तो ये सारे जो भी हम हेयर पिल्स या हेयर गमीज आजकल हम सुनते हैं ना, उन सब में यही न्यूट्रिएंट्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में होते हैं। ओके, दैट्स ट्रू। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा मुझे कि जब आपके क्लिनिक पर कोई हेयर लॉस के कंसर्न को लेकर आता है कि सर मेरा बहुत ज़्यादा हेयर लॉस है, मैं ना उनका इमोशनल साइड जानना चाह रहा हूँ कि वो इमोशनली कितने क्राइसिस में रहते हैं उस समय, कि समवन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग, उनकी जो डेली लाइफ में क्या चेंजेस आ जाते हैं। स्पेशली ये होता है मेल्स के साथ। जब कोई यंग लड़का जिसकी शादी नहीं हुई है, अपने 20s में है, 30s में है, जब उसकी बॉल्डिंग होती है ना, वो स्टार्ट होता है लगभग उसके कॉलेज के टाइम से। और उस वक्त उसको जो कॉन्फिडेंस में जो कमी आती है, उसका जो एक इमोशनल ट्रॉमा होता है बॉल्डिंग की वजह से, वो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो बच्चे कॉलेज नहीं जाते हैं, बाहर गैदरिंग्स में नहीं जाते हैं, और रिलेशनशिप्स बनाने में प्रॉब्लम आता है, कॉन्फिडेंस की कमी आती है, खुद को मिरर में देख के उनको कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है। और ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम रहता है जो भी पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आता है उसका, कि मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया है। मतलब वो लाइफ के सारे एस्पेक्ट कवर मतलब इम्पैक्ट होने लगते होंगे ना। आप उनके घर वालों से पूछेंगे कि ये चुप चुप रहने लगा है क्या, ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलता क्या, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि चेंजेस तो आए हैं, बाहर नहीं जाता है, घर में ज़्यादा रहता है, चुप चुप रहता है, दोस्तों के साथ नहीं जाता है। क्योंकि अगेन वही कॉलेज में, स्कूल्स में चढ़ाते हैं, फिर गंजा है, या फिर उसको ढकने के लिए वो लोग कैप पहनते हैं, उसमें भी पता चल जाता है कि कैप क्यों पहना हुआ है। ओवर यूज ऑफ कैप से कुछ इश्यूज होती हैं? नहीं, ओवर यूज ऑफ कैप से कोई इशू नहीं होता। कोई नहीं है ना।
क्योंकि कई बार उसमें भी इश्यूज रहते, कई कहते हैं कि अरे इतना हाँ। कैप पहनेगा, तो कई कहते हैं कि सामने के बाल तुम्हारे वो होने लगेंगे हाँ करके। हाँ हाँ, नहीं कैप से नहीं होता, फ्रिक्शन हाँ फ्रिक्शन से भी नहीं होता। जैसे हम सोचते हैं कि हेलमेट पहनेंगे तो बाल टूट हाँ। जाएंगे या बाल झड़ जाएंगे, ये मिथ है, फ्रिक्शन से नहीं होता। बट एक कंडीशन है जिसमें जो फीमेल्स होती है जो बहुत टाइट चोटी बांधती हैं, अच्छा उस केस में यहाँ से हेयर लॉस होता है और वो परमानेंट होता है। अच्छा उसको हम ट्रैक्शन एलोपेशिया बोलते हैं, ट्रैक्शन की वजह से। इसीलिए हम फीमेल्स को ये बोलते हैं बहुत टाइट पोनीटेल नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई लोग को मैंने देखा है लाइक दे टाई देयर Yeah. हेयर स्ट्रांगली, या उसमें ये प्रॉब्लम आता है। हम लोग बेसिक हेयर केयर में क्या गलती करते हैं जो हमारे आगे जाकर ये हेयर लॉस या परमानेंट हेयर लॉस है समथिंग लाइक दिस ऐसे में डेवलप होता है? बेसिक हेयर लॉस में ये गलतियाँ होती है कि सबसे पहले तो बाल धोने के लिए साबुन का यूज़ करना। ओके बहुत लोग साबुन से बाल धोते हैं, वो नहीं करना चाहिए। एक अच्छा शैम्पू होना चाहिए, एक कंडीशनर होना चाहिए, हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार शैम्पू करना चाहिए। ओके, इतना भी कर रहे हैं तो मोर देन इनफ है। मतलब बालों को जनरल जो केयर चाहिए वो अगर डेली शैम्पूइंग करें तो क्या इश्यूज होते हैं? डेली शैम्पू उसको करना चाहिए जिसकी आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा है, जिसको बहुत ज़्यादा डर्ट चिपकता है बालों में, वो चाहे तो डेली भी कर सकते हैं। सल्फेट फ्री शैम्पू से डेली शैम्पू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शैम्पू का सिर्फ एक ही काम है, स्कैल्प को क्लीन करना। आप में से बहुत से लोग पहली बार इस चैनल में आए हैं और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। ऑल्सो यू कैन विजिट सागर श्रीदेश क्लिप्स फॉर स्मॉल वर्जन्स ऑफ दिस लॉन्ग पॉडकास्ट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द शो। और कोई काम नहीं है। नहीं बट कहते हैं ना कि रोज शैम्पू करने से आपके बाल खराब हो जाते हैं। अगेन वो मिथ है कि डेली शैम्पू करोगे तो बाल झड़ेंगे। शैम्पू करने से बाल झड़ते नहीं है, शैम्पू करने से स्कैल्प क्लीन रहता है, दैट्स इट। और कितने देर तक अप्लाई करना चाहिए शैम्पूज वगैरह? सो शैम्पू हार्ड मतलब अगर आप नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, डेली हेयर केयर शैम्पू, तो 30 सेकंड्स 1 मिनट आपने अच्छे से उसको मसाज किया, मैक्सिमम 2 मिनट्स, उसके बाद वॉश करना होता है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो होते हैं उनको हमको 5 मिनट तक स्कैल्प में रखना पड़ता है। अच्छा हाँ, उसके बाद ही उसको वॉश करना होता है। वो बिकॉज वो एंटी डैंड्रफ है तो डैंड्रफ के अगर इश्यूज से हम अगर हाँ, अगर हम डैंड्रफ है हमें हाँ, तो उसके लिए शैम्पू अलग आते हैं ओके और उनका कॉन्टैक्ट पीरियड होता है क्योंकि वो एक दवाई है। अच्छा तो उसको 5 मिनट्स तक रखना पड़ता है स्कैल्प में रब करने के बाद, उसके बाद वॉश करना होता है। डज इट रियली मेक अ सेंस लाइक एंटी डैंड्रफ? क्योंकि मैं अभी तक ना ये मान के हाँ। चलता था कि हो सकता है ये एक एक्स्ट्रा मार्केटिंग वो है हम्म, कि एंटी डैंड्रफ कह तो रहे हैं बट क्योंकि मैं खुद भी मुझे डैंड्रफ की बड़ी इश्यूज है, हाँ, तो मे बी मैं वो जैसा आप कह रहे थे कि 5 मिनट रखना है, ये हाँ। सारी एप्लीकेशंस मैं कर नहीं रहा हूँ, हाँ, तो मुझे ऐसा लगता था यार मोर और लेस ये सब मार्केटिंग गिमिक्स है। बट डज इट मेक अ सेंस कि नॉर्मल शैम्पू वर्सेस एंटी डैंड्रफ शैम्पू? सो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज आर नॉट मार्केटिंग गिमिक्स, ओके बट जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटी डैंड्रफ शैम्पूज होते हैं ना, दे आर नॉट मार्केटिंग गिमिक्स। आई डोंट नो कि मार्केट में जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू के नाम पे बिकते हैं उसमें इंग्रेडिएंट क्या रहता है, ओके बट हम लोग जो देते हैं उसमें इंग्रेडिएंट होता है कीटोकोनाजोल, ललिकोनाजोल, सैलिसिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल। ये जो इंग्रेडिएंट्स है दे आर वेरी गुड एंटी फंगल। ओके डैंड्रफ बेसिकली एक फंगस की वजह से होता है, अच्छा उसका नाम मलासीजिया है। सो उसको जब 5 मिनट आप रख के वॉश करेंगे वो धीरे धीरे उसकी प्रोडक्शन को कम करता है, उस फंगस की पॉपुलेशन को कम करता है, तो वो तो काम करता है। यू मीन टू से डैंड्रफ इज अ काइंड ऑफ अ फंगल इन्फेक्शन? मैं ये सोचता था कि स्कैल्प काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता होगा और ड्राई की वजह से जो स्किन शेडिंग होता है तो इट्स काइंड ऑफ वैसी कुछ इश्यूज होंगे करके। इज इट लाइक दिस या वो सच में इन्फेक्शन ही है? डैंड्रफ फंगल इन्फेक्शन नहीं है। हमारे सबके स्कैल्प में एक फंगस होता है जो हमारे स्किन का नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होता है, अच्छा उसको हम बोलते हैं मलासेजिया। प्रॉब्लम तब होती है कि किसी किसी की स्कैल्प बहुत ऑयली होती है, ऑयल ज़्यादा बनने की वजह से वो जो फंगस होता है उसका फूड ही ऑयल होता है। ओके ज़्यादा ऑयल बनेगा तो फंगस ज़्यादा ग्रो करेगा, जितना ज़्यादा ग्रो करेगा उतना स्कैल्प में इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है ना, हमारा स्कैल्प का जो स्किन का टर्नओवर है सेल्स का वो बढ़ जाता है और ज़्यादा जल्दी स्किन बनने लगती है। अच्छा और वो हमको फ्लेक्स की तरह दिखाई देते हैं, वाइट जो फ्लेक्स दिखते हैं डैंड्रफ में, बेसिकली एक्सेस शेडिंग है हमारे स्कैल्प के स्किन की। सो इसका मतलब सिर्फ यही है कि आपके स्कैल्प में फंगस का ओवर ग्रोथ हो गया है, इन्फेक्शन नहीं है। अगर हम इस डैंड्रफ इश्यूज को लंबे समय तक इग्नोर करेंगे सो व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस इट कुड हैव? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप डैंड्रफ को बहुत ज़्यादा दिन तक अपने स्कैल्प में रखेंगे उससे एक तो स्कैल्प ऑयली बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बाल टूटेंगे, अच्छा फोरहेड पे पिंपल्स आते हैं,
अच्छा अच्छा Okay. अच्छा अच्छा और उसकी वजह से अगर वो और सिवियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम सिबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, उस केस में आईब्रोज में ईचिंग हो सकती है, मुस्टैश एरिया में, बियर्ड एरिया में रेड कलर की स्केली स्किन दिखने लगती है, कान के पीछे ईचिंग होने लगती है। सो इसलिए डैंड्रफ को बहुत ज़्यादा भी बढ़ाना नहीं चाहिए। एंड व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप लाइक डूइंग बेटर शैम्पू, ये अप्लाई करना? बहुत सिंपल है, आप डॉक्टर के पास मिलके एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू प्रिस्क्राइब करवा लीजिए। उसको हफ्ते में 2 या 3 बार डॉक्टर आपको जनरली देगा सीवियरिटी के हिसाब से, और आपको ऑयल लगाने मना करते हैं। अच्छा। अगेन वही, ऑयल ही खा के वो फंगस बढ़ता है, आप एक्स्ट्रा ऑयल डाल देंगे तो वो और बढ़ जाएंगे। दैट मीन्स ऑयल नहीं लगाना चाहिए ऑयल जिनको? नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, ऑयल का फंक्शन क्या है? लाइक हम लोग ऑयल लगाते हैं, अब हमारे तो कल्चर में है नारियल में। तेल लगाना, ये करना वो करना, बिल्कुल। एंड ये तो इसका रोल क्या है एक्चुअली में? ये क्या करता है हमारे बाल को? तो ऑयल हमारे इंडियन संस्कृति का बहुत पुराना पार्ट रहा है ना। एंशियंट टाइम से हम लोग ऑयल लगाते हैं, बट रिसेंटली क्या हुआ, मार्केटिंग टैक्टिक्स ने क्या किया, ऐसा दिखाया कि वो ऑयल का मॉलिक्यूल बाल के अंदर जा रहा है, रूट्स को स्ट्रेंथन कर रहा है, जिससे स्ट्रॉन्ग और नए और लंबे बाल आ रहे हैं। तो वहां पर वो मार्केटिंग गलत हो गई। ओके ऑयल्स का सिर्फ एक ही काम है कि वो बालों को कंडीशन करता है, ओके सिर्फ मॉइस्चराइज करता है। ओके, उसका काम डैंड्रफ कम करना या बाल उगाना या बाल झड़ने को रोकना बिल्कुल ये नहीं है। वो एक कुछ ऐड आते हैं जिसमें हाँ, बाल को खींच खींच कर के दिखाते हैं। दिखाते हैं। सो ऑयल वहां तक नहीं जाता है। ओके, ऑयल सिर्फ आप सरफेस पे लगाते हैं, और बालों की जो हेल्थ है वो बालों के रूट्स पे डिपेंड करती है, और वो रूट स्किन के 2 से 3 मिलीमीटर नीचे रहता है। ओके तो वो तब चेंज होगा जब आपकी इंटरनल हेल्थ अच्छी होगी। ऊपर से आप कुछ भी लगाएंगे तो उससे बालों में कुछ नहीं होता है। उल्टा अगर आप तेल को बहुत डेली सुबह लगाते हैं और फिर अगले दिन धोते हैं, उससे वो स्कैल्प में एक्यूमुलेट होता है। ऑलरेडी आपका स्कैल्प ऑयली है, उससे डैंड्रफ बढ़ेगा। आप जब बाहर जाएंगे तो धूल मिट्टी और इकट्ठा होगी स्कैल्प में, जिससे आपका स्कैल्प और ऑयली होगा। तो लॉन्ग टर्म में वो उल्टा डैमेज करेगा बालों को। अगर किसी को ऑयलिंग करना ही है तो हफ्ते में 1 या 2 बार नहाने के 1 घंटे पहले ऑयल लगा सकते हैं। ऑयलिंग से ज़्यादा जो हेल्प करता है वो होता है मसाज। ओके जो मसाज करते हैं ना हम स्कैल्प में, उससे वो स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अच्छा थोड़ा सा बालों के लिए अच्छा रहता है। ऐसा नहीं कि आप डेली मसाज करोगे तो जो बाल जो बॉल्ड हो रहा है वो वापस से आ जाएंगे, बट इट इज़ गुड फॉर द स्कैल्प। ओके बाकी ऑयल को हमको धो लेना चाहिए। ऑयल ओके फाइन, जबकि हमको लगता है कि लाइक ऑयल इज समथिंग लाइक हमेशा अप्लाइड रहना चाहिए बालों पे। हाँ, दिस इज व्हाट वी मतलब ऑयल नहीं लगा रहे मतलब हम लोग ना बाल के साथ क्राइम कर रहे हैं हाँ, लगता है। तो ऑयल से बेटर है कि ऑयल, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रीजी है और आपको उसको मॉइस्चराइज रखने के लिए ऑयल लगाते हैं, तो आजकल हेयर मॉइस्चराइजर्स आते हैं अच्छा एंड हेयर सीरम्स आते हैं, जो अगेन सेम उसी फंडे पे काम करता है कि बाल एनायनिक है और उन सब में कैटायनिक मॉलिक्यूल्स रहते हैं। जब आप बालों पे लगाएंगे तो शाफ्ट का क्यूटिकल का डैमेज रिपेयर हो जाएगा, बाल मॉइस्चराइज लगेंगे। सो यू आर सेइंग हेयर सीरम्स एंड हेयर मॉइस्चराइजर्स। हेयर मॉइस्चराइजर्स। अच्छा, वो जो हेयर जेल आता है उसका क्या फंक्शन है, एंड जेल। वो क्या करता है हमारे बालों के साथ? जेल और वैक्स जो रहता है वो बालों को टेम्पोरली हार्डन करता है, जिससे आप स्टाइल करके कहीं भी जा सकते हो। बट आपको वापस आने के बाद उसको धो लेना चाहिए। अच्छा ताकि ना वो बालों को खराब करेगा ना वो कुछ डैमेज करेगा अगर आप धो लेते हैं तो, क्योंकि वो ऊपर ऊपर से लग रहा है, रूट्स पे नहीं जाता है। तो एनीथिंग विच इज नॉट डैमेजिंग द रूट्स इज नॉट गोइंग टू डैमेज लार्जली। ओके, बट मेरे पहचान में ना कुछ लोग ना होते हैं वो अनियन वाला कुछ तेल लगाते हैं, और वो कहते हैं कि ये तो डॉक्टर आजकल काफ़ी चल रहा है, और यस, और वो बेसिकली मैंने उन लोग को लगाते देखा है जो हेयर लॉस के से परेशान रहते हैं। तो डज इट मेक सेंस उस टाइप का? अनियन लगाते हैं, लहसुन लगाते हैं, हाँ। अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, नींबू बहुत कॉमन है। दही, ठीक है। नींबू वो ये करने के लिए, डैंड्रफ के लिए कम करने के एडवाइस लिए। करते हैं वो। देन गोबर लगाते हैं। गोबर तक भी। सो अदरक लहसुन जो होता है ना वो बेसिकली काउंटर इरिटेंट की प्रॉपर्टी पे काम करता है। कोई भी ऐसी चीज़ जैसे आयोडेक्स बाम होता है जो जलाती है स्किन को, थोड़ा सा इरिटेट करती है, तो जब इरिटेशन होता है ना स्किन में तो वो टेम्पोररीली उस जगह पे ब्लड फ्लो बढ़ता है। ओके, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो बालों को थोड़ा सा न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा, तो बाल अच्छे से ग्रो होंगे। बट ये इफेक्ट बहुत ट्रांजिएंट रहता है। अच्छा। और साइंटिफिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर दिन लगाते रहें उसको, और उसका कोई लॉन्ग मतलब आपके बालों को वो उल्टा इरिटेशन करेगा, वहाँ रेडनेस करेगा, ईचिंग करेगा, ड्राइनेस करेगा, स्केलिंग होगी, तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, बहुत ट्रांजिएंट है। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस? अब कर्ड का भी ऐसे ही है?
कर्ड में बेसिकली लैक्टिक एसिड रहता है, हाँ। दूध में लैक्टिक एसिड रहता है, हाँ, तो वो क्या करेगा, आपके जो एक्सेस स्किन है हाँ, हाँ। स्कैल्प में उसको थोड़ा सा एक्सफोलिएट कर देगा। अच्छा। तो थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगता है कि डैंड्रफ कम हो गया है, हाँ, हाँ। बट वो फिर से आ जाता है क्योंकि उसने वो फंगस पे कुछ नहीं किया ना, हम्म, जिसकी वजह से डैंड्रफ हो रहा है। ओके, दिस वाज द थिंग। एक आपने इसके बारे में बताया, लाइक अनियंस वगैरह हो गया, एंड कर्ड को लेकर हो गया, एंड व्हाट अबाउट फिर ये बेसिकली हेयर, और क्या मिस्टेक्स करते हैं हम लोग डेली उस पर? वो हाँ, Styling. स्ट्रेटनिंग। व्हाट अबाउट हेयर स्ट्रेटनर? हेयर स्ट्रेटनर एंड ऑल्सो द ब्लो ड्रायर, ओके। वो एक मिस्टेक है। ब्लो ड्रायर में जब हम रोज़ अगर हम गर्म हवा का यूज़ करते हैं, वो बालों के शाफ्ट को, क्यूटिकल को डैमेज करता है ओह, लॉन्ग रन में। ओह, एक बार दो बार प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डेली किया तो वो लॉन्ग रन में क्यूटिकल को डैमेज करता है। तो हमें बाल गीले सुखाने के बाद टॉवेल से जितना हमने टैप ड्राई कर लिया, उसके बाद जो नॉर्मल रूम एयर वाला मोड आता है उसमें, उससे बालों को ड्राई करना चाहिए ओके। अगर कोई ड्रायर यूज़ करता है तो। एंड स्ट्रेटनिंग जो होता है, मतलब केराटिन ट्रीटमेंट या स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स जो करवाते हैं सैलून में, दैट इज़ अ बिग नो। अच्छा। उसमें आपके बालों का जो बेसिकली डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है उसको तोड़ के हाँ, बालों को स्ट्रेट करके वापस से नए बॉन्ड्स बनाए जाते हैं, जिससे किसी की कर्ली बाल है तो वो स्ट्रेट हो जाते हैं, और वो बालों को डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में डैमेज करता है। ओके। उसके बाद पेशेंट्स फिर आते हैं हमारे पास कि हेयर लॉस हो रहा है, पहले नहीं होता था सर। फिर एक पेशेंट है मेरे पास अभी जिन्होंने 2 बार या 3 बार हेयर ट्रीटमेंट कराया, हेयर बोटॉक्स बोलते हैं उसको। उसके बाद और हेयर स्ट्रेटनिंग भी करवाया। उसके बाद उनको मैंने मना किया, ट्रीटमेंट पे चालू किया। नेक्स्ट मंथ फॉलोअप में आने के बाद बता रही हैं कि सर बाल झड़ना रुके तो हैं, कम तो हुए, लेकिन पूरी तरह से स्टॉप नहीं हुए, लेकिन मैंने एक बार और स्ट्रेटनिंग करवाया है। तो वो साइकिल से निकलना ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेटनिंग ना अदरवाइज दिखता बड़ा फैसिनेटिंग है। हाँ। लाइक इफ समवन, अच्छा इफ वी विल सी टू देम, वो इतना अलग ही लुक ले आता है उन लोगों में, एंड वी कैन, और सबसे ज़्यादा हम इन्फ्लुएंस होते हैं सेलिब्रिटीज वगैरह हाँ। से, एंड दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग, और हमको वहाँ से वैलिडेशन मिलता है कि यार जब सब करवा रहे हैं तो हम क्यों नहीं, एंड अकॉर्डिंगली वो चीज़ें चलती है। एक तो आपने वो हेयर बोटॉक्स कहते हैं ना, हेयर जिसे बोटॉक्स, और कई लोग प्रेस यूज़ करते हैं, हेयर प्रेस, हॉट आयरन, हॉट आयरन। जो हाँ, व्हाट डज दैट डू? सो हेयर बोटॉक्स, जैसे मैंने आपको बताया था, हेयर मॉइस्चराइजेशन का काम करता है। एक्चुअली कंडीशनर, हेयर मास्क और हेयर बोटॉक्स ये एक अलग कैटेगरी है। कंडीशनर होता है जो हम खुद से यूज़ कर सकते हैं, सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने लगाया, हफ्ते में 1 बार या 2 बार आपके बाल थोड़े से मॉइस्चराइज रहेंगे। अब इसमें एक लेवल ऊपर आता है हेयर मास्क। हेयर मास्क को लगाने के बाद थोड़ी और ज़्यादा देर रखना पड़ता है। अच्छा। ठीक है, लगभग 5 मिनट 10 मिनट, और उसको हफ्ते में 1 बार करना होता है। सेम फंडा है, बालों की क्यूटिकल डैमेज को रिपेयर करता है। मास्क में ज़्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सेरामाइड्स होता है, फैटी एसिड्स होता है, लिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वो भी बालों के जो डैमेज क्यूटिकल है उसको रिपेयर कर देता है। और हेयर बोटॉक्स जो है वो एक्चुअली एक पार्लर प्रोसीजर है, और उसमें बोटॉक्स नहीं होता। बोटॉक्स एक फैंसी टर्म है जो उन्होंने एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी से लेके उसमें लगा दिया। बोटॉक्स तो एक टॉक्सिन होता है, yes. जो रिंकल्स हटाने के लिए यूज़ होता है। उसमें एक्चुअली मॉइस्चराइजर्स ही होते हैं, लेकिन वो और हैवी कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। उसको पार्लर में करवाना रहता है। उसको लगाने के बाद जिनके बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रीजी बाल हैं वो काफ़ी हद तक मॉइस्चराइज लगते हैं, और उसका इफेक्ट और लंबा रहता है, कुछ महीनों तक, 1-1.5 महीने तक रहता है। वेरएज स्ट्रेटनिंग जहाँ पर बात आती है, जिसमें हम सैलून में करवाते हैं, प्रॉपर या तो केमिकल से होते हैं जिसमें फॉर्मल्डिहाइड्स होते हैं, बालों को डैमेज करता है, या फिर हॉट आयरन रॉड से करते हैं, उसमें भी क्यूटिकल का डैमेज होता है। तो ये दोनों अवॉइड करना चाहिए। सो लाइक इज देयर इज एनी वे कि सेफ तरीके से हम स्ट्रेटनिंग कर पाए? स्ट्रेटनिंग का अनफॉर्चुनेटली कोई भी सेफ तरीका नहीं है। अच्छा। आपके बाल जैसे भगवान ने दिए उसको वैसे ही रखना बेटर है। Okay. कंडीशनर, मॉइस्चराइजर लगा के काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है। स्ट्रेट तो नहीं होते हैं बाल, स्ट्रेट नहीं होते नेचुरली आप बेनिफिशियल तरीके से स्ट्रेट नहीं होते हैं। बिकॉज यू नो मैंने ना बहुत बार कोशिश किया कि अपने बाल को लंबा करूं, हाँ, बट माई हेयर इज नेचुरली कर्ली है, तो वो कर्ल हो जाता है। कर लो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कि कोई एक अच्छा इफेक्टिव मेथड मिल जाए जिससे मैं स्ट्रेट करूं हाँ, अपने बाल को। और वो कितना भी मैंने अलग अलग टेक्निक ट्राई किया, उल्टा वही है जो आप कह रहे थे ना, बाल बड़े रुखे से दिखने लग जाते हैं। तो फिर मैंने फाइनली मुझे लगा कि कटिंग द हेयर शॉर्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। कोई भी सेफ तरीका नहीं है। व्हाट अबाउट कलरिंग द हेयर? कलरिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डाई चूज़ करते वक्त थोड़ा सा 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप डाई कौन सा ले रहे हैं। जो टीवी में दिखता है वो डाई नहीं लेना है।
ओके जो कॉमन बिग ब्रांड्स हैं, क्योंकि वो सारे डाइज में पीपीडी होता है। Okay. अमोनिया आजकल सबको पता है कि अमोनिया फ्री डाई सब हाँ, ले हाँ, लेते हैं, हाँ, बट मेन जो विलन है वो है पीपीडी, पीपीडी। व्हाट इज पीपीडी? पैरा अमीनो पैराफिनाइल डायमीन, अच्छा। डाइएजो। ओके। पीपीडी वो केमिकल होता है जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं अच्छा। हेयर डाई लगाने के बाद, और उससे भी खतरनाक पीपीडी से एक बीमारी होती है जिसको हम लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस बोलते हैं, जिसमें पूरे फेस की, इनफैक्ट नेक तक या एब्डोमेन तक भी स्किन में ब्लैक पैचेस आ जाते हैं, ओके। और वो ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। वो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है जिसकी शुरुआत इस केमिकल से होती है। ये जो हम नॉर्मल जो हमें पैकेट्स मिलते हैं, हाँ, ये सब में पीपीडी सब में होता है? रहता है। इनफैक्ट जो महंगे आप अच्छी कंपनीज के भी लेते हैं 500 600 हज़ार तक के, उसमें भी पीपीडी रहता है। आपको लेबल में ये देखना है, जो कंपनी पीपीडी नहीं डालती है वो मेंशन करती है कि दिस इज पीपीडी फ्री। ओके। सो हेयर डाई लेते वक्त सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि वो पीपीडी फ्री हो, अमोनिया फ्री हो। थोड़ा सा महंगा आएगा, अगर आपका नॉर्मल अच्छा हेयर डाई 1000 का आ रहा है तो ये 1500 1700 का आएगा, लेकिन लॉन्ग रन में यूज़ करने के लिए सेफ रहता है पीपीडी फ्री। पीपीडी फ्री। दूसरी बात, यूज़ करने के पहले हमेशा कान के पीछे स्किन में एक छोटे से एरिया में कलर लगा के टेस्ट पैच करना चाहिए। ओके। कलर लगा के उसको एक दिन, उसको जितना टाइम रखने बोला उतना टाइम रख के धो लीजिए, और अगले दिन तक वेट करिए, देखिए कि यहाँ पर कोई रिएक्शन तो नहीं आ रहा है। अच्छा। क्योंकि वो हर हेयर डाई में भी लिखा रहता है कि आपको टेस्ट पैच करना ही है यूज़ करने के पहले। अदरवाइज फिर हम हेयर डाई डर्मेटाइटिस के पेशेंट्स देखते हैं, रिएक्शन होता है, पूरी स्कैल्प रेड हो जाती है, चेहरे में सूजन आ जाती है, आंखों में सूजन आ जाती है। ओके। फिर उसमें स्टेरॉइड्स वगैरह दे के उसको ठीक करना पड़ता है। बाबा। ये तो ये जो हम लोकल सैलून वगैरह में जो हेयर कलर होता है, दोज आर नॉट सेफ। दे आर नॉट गुड। तो एक बार दो बार के लिए ठीक है, लेकिन जो रेगुलरली कर रहा है, एंड आई अज्यूम कि जो हेयर डाई यूज कर रहा है उसके बाल सफेद हो गए तो वो लाइफ टाइम करेगा यूज। हाँ, हाँ, हाँ। तो आप खरीद लीजिए हेयर डाई और अपना डाई ले जाके उनको दे दीजिए कि ये यूज करो। ओके। ओके। दैट इज द बेस्ट। अच्छा, इसी बात में एक और चीज़ याद आया कि आजकल ना जो बालों के जो ग्रे होना होता है, हाँ, कई बार बहुत जल्दी जल्दी हमको देखने मिल रहे हैं। हाँ, आजकल बहुत अर्ली एज में हो रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ये आजकल इवन स्कूल के बच्चे आ रहे हैं पेरेंट्स लेके क्लिनिक में, जो छोटे छोटे बच्चे हैं 7th 8th क्लास में, उनके बाल भी वाइट हो रहे हैं। तो बाल वाइट क्यों होते हैं उसके लिए पहले समझना पड़ेगा बाल ब्लैक क्यों होते हैं। ओके। बालों के नीचे जो बल्ब एरिया होता है, जहाँ पर बालों का स्टेम सेल होता है, वहाँ पर मेलानोसाइट्स होते हैं जो रंग बनाते हैं। तो जब भी एक बाल रूट से उगता है, मेलानोसाइट उसमें अंदर कलर इंजेक्ट कर देता है, अच्छा। ब्लैक कलर या ब्राउन कलर, जो भी उसका नेचुरल कलर है, और उसकी वजह से बाल ब्लैक रहते हैं या जो भी कलर के रहते हैं। जैसे जैसे हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, सपोज मेरे मदर या फादर के बाल सर्टन एज पे वाइट हुए थे, और जब मेरा वो एज आ गया, जब मेरे जेनेटिकली प्रोग्राम्ड हूँ बाल वाइट होने के लिए, वो मेलानोसाइट्स मेलानिन बनाना बंद कर देंगे। बाल तो उगेगा लेकिन वो मेलानोसाइट मेलानिन डाल नहीं पाएगा बालों में, ओके। और बाल वाइट हो जाएगा। ओके। ओके, मतलब इनहेरेंटली बाल वाइट ही होता है। वाइट हो जाते हैं बेसिकली। वो उसको ग्रेइंग ऑफ हेयर बोलते हैं, प्री मैच्योर ग्रेइंग। ये लार्जली होता है 70 to 80% जेनेटिक्स की वजह से, हेरिडिटरी। आपके मदर या फादर या ग्रैंड पेरेंट्स के बाल अगर जल्दी वाइट हुए थे, लार्जली है कि आपका भी हो जाएगा। बाकी जो 20-30% है वो लाइफ स्टाइल एंड डाइट, वो सबका रोल रहता है उसमें। सो लाइक द क्वेश्चन रिमेन्स कि कईयों के जल्दी हो रहे हैं वो, तो इट्स ओनली जेनेटिक, और व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल लाइक डिसऑर्डर्स दैट वी आर सफरिंग फॉर? सो लार्जली जेनेटिक, हेरिडिटरी। उसके अलावा जब भी किसी के बाल वाइट होते हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि उसके अंदर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज तो नहीं है। अच्छा। बहुत सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में बाल वाइट होते हैं। कुछ डिजीजेज होते हैं जैसे कि थायराइड डिजीज, उसमें बाल वाइट हो सकता है। एक ऑटोइम्यून डिजीज होता है विटिलिगो, अच्छा, सफ़ेद दाग हो जाते हैं जिसमें, उसमें क्या होता है कि जहाँ पर पैच बना सिर्फ वहाँ के बाल वाइट हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। ओके, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को हमको टैकल करना है, उनको सप्लीमेंट करना है। उसके अलावा देखना है कि कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ तो नहीं है। और उसके अलावा अगर किसी को रिवर्स करना है, जैसे बहुत लोग आते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे टैबलेट आता है जिसमें कैल्शियम पेंटोथिनेट होता है, काफ़ी हद तक वो हेल्प करता है कि प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर दे। ओके। और कुछ हेयर सीरम्स आते हैं आजकल जिसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं स्पेसिफिक टू हेयर वाइटनिंग, दैट इज़ डार्कनिल, मेलानोग्रे। ये सब इंग्रेडिएंट्स जो होता है वो प्रोग्रेशन को थोड़ा सा स्लो करने में हेल्प करता है।
बट हाँ इफेक्टिवली एक बार ग्रे आप में से बहुत से लोग पहली बार इस चैनल में आए हैं और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। ऑल्सो यू कैन विजिट सागर श्रीदेश क्लिप्स फॉर स्मॉल वर्जन ऑफ दिस लॉन्ग पॉडकास्ट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द शो। हो गया तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। जस्ट हम प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं, प्रोग्रेशन स्लो हो सकता है बट हाँ। जो एक बार ग्रे हो गया रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। रिवर्स करना। लेकिन एक कौन सा एज यूजुअली हम कह सकते हैं कि लाइक यहाँ से तो यार मतलब एक लॉजिकल हो रहा है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी लाइफस्टाइल और समथिंग लाइक दैट। आजकल जो हम देख रहे हैं ना 30-35 के बाद मोस्टली आजकल यूथ के बाल ग्रे होना शुरू होते हैं। तो अगर कोई पेशेंट आफ्टर 35 आता है मेरे पास तो फिर मैं उनको ट्रीटमेंट लेने के लिए डिस्करेज करता हूँ। अच्छा। मैं कहता हूँ कि अभी आपका जो नेचुरल प्रोग्रेशन था वो शायद थोड़ा जल्दी चालू हो गया है, अब उसके लिए ट्रीटमेंट मत लीजिए। बिफोर 30 अगर कोई पेशेंट आता है तो देन वी स्टार्ट ट्रीटिंग देम अगर उनको चाहिए तो। ओके मतलब जैसे मैं एक 40s में हूँ हाँ तो हम लोगों को लाइक ये सब हाँ। क्योंकि मन होता है हमारा भी हाँ। कि लाइक वी कैन अप्लाई इज देयर इज समथिंग लाइक दिस जिससे हाँ। रिवर्स हो जाए चीज़ें और समथिंग लाइक दैट। स्लो डाउन कर सकते हैं बट अगेन जो ये सब जो दवाइयाँ होती है ना उसमें ये एडवाइजेबल होता है कि ये बिफोर 30 चालू करना चाहिए। ओके 30 के बाद जितना हम लेट चालू करते हैं उसका इफेक्ट और कम हो जाता है। दैट्स सो ट्रू। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपके क्लिनिक पे रिगार्डिंग ऑल दिस हेयर केयर ऐसा कुछ आता है जिससे आपको बड़ा सरप्राइज हो जाता है कि यार ये भी हेयर केयर लोग फॉलो करते हैं और बड़ा उस पर उनको भरोसा रहता है एंड यू मे फील लाइक कि ऐसा भी कुछ मतलब यू मे फील लाइक कि ये तो ऐसा कुछ होता नहीं है बट दे आर फॉलोइंग इट डिलीजेंटली। व्हाट आर सच काइंड ऑफ अ थिंग? सो एक तो है ये सारे ऑयल्स, हाँ। हेयर ऑयल्स जो बहुत हेविली मार्केटेड होते हैं हाँ वो पेशेंट्स लगाते हैं हाँ और ये सोचते हैं कि वो अपने बॉल्डिंग को क्योर कर रहे हैं बहुत ही स्मार्टली। हाँ एंड कुछ होम रेमेडीज जैसे मैंने बताया एलोवेरा लगा लिया, लहसुन लगा लिया, अदरक लगा लिया, अनियन ऑयल लगा लिया, बट उससे बाल उनका एक तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, दूसरा ट्रीटमेंट और डिले हो जाता है। जब तक वो हमारे पास आते हैं तो बालों में थिनिंग स्टार्ट हो जाती है, देन वी पुट देम ऑन टू द मेडिकल ट्रीटमेंट, तो वो डिले हो जाता है। तो बेटर है कि जब भी हेयर थिनिंग हो रही है एक बार एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल लीजिए सो दैट अगर वो प्रॉब्लम है तो आपको दिखा सके और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। अभी तो हमारे पास जो गैजेट्स हैं जिसमें एक है डर्मोस्कोप, उसमें हम पेशेंट को विजिबली दिखा देते हैं स्क्रीन पे। अच्छा कि ये आपके रूट्स हैं, ये आपके नॉर्मल रूट्स हैं, ये आपके अब नॉर्मल रूट्स हैं, इसमें देख लीजिए कितनी थिनिंग हुई है। उसमें एग्जैक्टली दिख जाता है कि किस रूट से फॉलिकल्स गायब हो गए हैं और सिर्फ अच्छा। एम्प्टी फॉलिकल दिखती है। अच्छा। तब पेशेंट्स को समझ में आता है कि हाँ अभी ये चीज़ जो है ये उसके पार चली गई है होम रेमेडीज़ के, फिर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक ये भी तो बड़ा इश्यूज होता होगा ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल डायरेक्टली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, वो यूजुअली पार्लर्स वगैरह या सैलून में ज़्यादा जाते हैं और वहाँ से उनको एडवाइस मिलता है और वहाँ से उनकी एडवाइस जो होती है वो उनके बेनिफिट्स के लिए ज़्यादा रहती होगी। सो यू मे बी सरप्राइज समटाइम कि यार ये कि उनको पार्लर वाले ने कुछ और ही बताया हुआ है। बिल्कुल, पार्लर वाले उनको कुछ ओवर द काउंटर कुछ सीरम्स दे देते हैं लगाने के लिए, कुछ टैबलेट्स बता देते हैं खाने के लिए, और यूजुअली हेयर लॉस में ना पेशेंट्स दूसरों की ज़्यादा सुन लेते हैं एंड देयर पार्लर वाले टैबलेट्स भी देते हैं खाने टैबलेट्स भी दे देते हैं, विच इज आई थिंक कि वो इलीगल है, इलीगल इट्स रॉन्ग। हेयर सीरम्स दे देते हैं हाँ। और ये हेयर से ज़्यादा हम स्किन में देखते हैं। तो हम जब स्किन के पेशेंट्स भी देखते हैं क्लिनिक में तो स्पेशली जो लोगों को मिलाजमा होता है, काले दाग होते हैं चेहरे में, उनके लिए वो लोग बहुत ही ऐसे ऐसे क्रीम्स देते हैं जिससे पेशेंट्स का फेस ठीक होने के बजाय परमानेंटली डैमेज हो जाता है। सो हेयर से ज़्यादा ये स्किन में है ये प्रॉब्लम। दैट्स अ प्रॉब्लम। ओके एक और है आदिवासी हेयर ऑयल। हाँ मतलब एक समय तो इतना चला कि लाइक उस पे मीम इतना आने लगा कि भालू जैसे बाल उग जाएंगे। आई मीन वो ओवर हाइप सिचुएशन है, बट द क्लेम बोल्ड क्लेम वाज लाइक दिस ओनली दैट इट विल हेल्प यू टू रिग्रो योर हेयर। हाउ फॉर दैट क्लेम वाज ट्रू? सो ये जो भी नेचुरल ऑयल ये लोग एडवर्टाइज करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो लोग ऐसे व्यक्ति को लेते हैं जिनके बाल दाढ़ी बहुत घने हैं, वो उनके एम्बेसडर्स होते हैं वहाँ पे, और वो लोग ऐसे दिखाते हैं कि देखो ये लोग लगाते हैं या ये पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ कम्युनिटी लगाती है, इनके बाल इतने अच्छे हैं, आप लगाएंगे तो आपका भी हो जाएगा। बट दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन रियल लाइफ। और हेयर लॉस जो होता है ना बहुत इमोशनल होता है। एक बार पेशेंट को हेयर लॉस हो गया और किसी ने बोल दिया कि ये लगा लो तुम्हारे बाल 100% वापस आ जाएंगे, तो वो आंख बंद करके उसको फॉलो करता है। बट वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि बॉल्डिंग जो है ये तो जेनेटिक है, इसमें जो है अंदर हॉर्मोन्स का गेम चल रहा है और कोई भी ऑयल लगा के उसको ठीक नहीं कर सकते।
और उस वजह से फिर वो पेशेंट का ट्रीटमेंट डिले होता है। Hmm. और जो हाइप था ऐसे हर्बल ऑयल्स का वो अब चला गया ना, Yeah, it has been तो दैट faded वाज now. ट्रांजिएंट। तो व्हाटएवर वी सी ऑन द इंटरनेट विच इज टू गुड टू बी ट्रू, Mhm. हमेशा स्केप्टिकल होकर उसको देखना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ होगा उसमें। What is the weirdest social media advice that you have seen? जब आप भी रील वगैरह स्क्रॉल करते हाँ, होंगे हाँ, तो लगा होगा कि यार ये क्या बता रहे हैं इन लोग, समथिंग मैंने लाइक दैट। एक बचपन में देखा था मैंने, हाँ। ये मुझे सबसे वियर्ड लगा था। Yes. क्या लॉजिक है हाँ. नाखून और बाल के बीच में? Yes, आई डोंट yes, yes. अंडरस्टैंड। एंड हमारे घर में मम्मी पापा दोनों करते रहते थे, हाँ, हम लोग फ्री बैठे तो हमको भी बोलते थे करने के लिए, और हम करते भी थे। Yes, yes, ऐसे। yes. And I'm telling you, ये बहुत I will not take the direct name, लेकिन ये बड़े बड़े योगा आचार्य हैं ना, हाँ। उन्होंने बताया ये Exactly. चीज। और वहां से ही ट्रेंड में आया था ये। इसकी तो एक से एक मीम है, मतलब हाँ। लोग ऐसे करते करते इतने बाल उग गए कि देखो हाँ। वो भालू हो गए हाँ, उन लोग। ओके, ये है। एंड व्हाट इज द मोस्ट डेंजरस, मतलब यार ये तो चलो उससे फायदा नहीं हो रहा है, हाँ। नुकसान भी नहीं हो रहा है। एनी काइंड ऑफ अ डेंजरस एडवाइस दैट यू हैव सीन कि यार लोगों को बचना चाहिए इस सारी चीजों से। हेयर केयर में सबसे डेंजरस जो मैंने देखा है वो है हेयर ट्रांसप्लांट इन सैलून्स। हेयर ट्रांसप्लांट इन सैलून वाले हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। सो कुछ साल पहले, आई थिंक 2016-17 में चेन्नई में एक MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट की डेथ हुई थी, क्योंकि उसने सैलून में हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया था। और ये लोग कैसे ल्योर करेंगे आपको कि सर आपके बाल कम हो गए, आपका के हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, हम लोग के यहाँ भी ट्रांसप्लांट होता है, आज अगर आप बुक करेंगे तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। अच्छा। एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। हाँ। अब वो बंदा सोचता है कि आज ये ऑफर है, करवा लेता हूँ, बट सैलून में आप सोचिए सर्जरी हो रही है, ना कोई डॉक्टर है ना कोई एनेस्थेटिस्ट है, किस तरह से ऑटोक्लेव होता होगा, कैसे स्टरलिटी मेंटेन होती होगी, एंड वो बच्चा बेचारा ही लॉस्ट हिज लाइफ। इंडिया में ना, जो मैंने, क्योंकि मैं काफ़ी सारे आपके जैसे मेडिकल प्रोफेशनल से बात करता हूँ ऑफ लेट, और मैं कई अपने आसपास की चीज़ों को सुनता हूँ, नॉट ओनली विद द हेयर बट फॉर द अदर डिजीज ऑल्सो, दैट मोर देन अ डॉक्टर वी लिसन टू द एडवाइस ऑफ आवर रिलेटिव्स एंड समवन जो ना अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर अगर कोई एडवाइस किया है तो उसके एडवाइस को बहुत अच्छा माना जाता है, और लेटर ऑन उनको आखिरी में बहुत पे ऑफ करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि ये इमोशनल डिसीजन होता है। हेयर लॉस एक इमोशनल जर्नी होता है जिससे पेशेंट गो थ्रू करता है। उसको उस टाइम पे अगर किसी ने भी ये बोल दिया कि मैं तुम्हारा ये प्रॉब्लम ट्रीट कर दूंगा, वो उसको बिलीव कर लेता है। वर्सेस जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम लोग बिल्कुल उसको अंडर प्रॉमिस करते हैं कि आपका हेयर लॉस यहाँ तक पहुँचा है, हम सिर्फ इतना ही हेल्प कर सकते हैं, और उनको हम बता देते हैं कि आपको ये ट्रीटमेंट लंबा लेना पड़ सकता है, हो सकता है लाइफ लॉन्ग। तो पेशेंट अगर वो पेशेंट साइंटिफिकली सोचता है, ही इज़ फ्रॉम अ साइंटिफिक माइंडसेट, तो वो फॉलो करेगा। अदरवाइज फिर ऑप्शंस तो बहुत हैं इस तरह के मिसगाइड करने के लिए। ओके, सो टेल मी, हेयर लॉस की प्रॉब्लम एक हेयर लॉस है, एंड हेयर लॉस प्रोग्रेस इनटू बॉल्डनेस है ना, ऐसे ही है, मतलब ऑल हेयर लॉस आर नॉट बॉल्डनेस, है ना। लेकिन जो बॉल्डनेस आई, बॉल्डनेस मतलब वहाँ पे फॉलिकल्स गायब हो जाते हैं। ठीक है, अब वो पेशेंट आपके पास आते हैं, सो इज इट लाइक दिस दैट एवरीवन हैज टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, या फिर वहाँ पर भी बीच में कुछ और रास्ता होता है वेयर दे कैन लाइक एटलीस्ट सेव और रिग्रो देयर हेयर? हाँ, सो हेयर ट्रांसप्लांट सबको नहीं करवाना पड़ता। हेयर ट्रांसप्लांट के ग्रेडिंग्स होते हैं। ओके, सो उसको हम नॉरवुड हैमिल्टन ग्रेडिंग बोलते हैं। सो उसको हमने 7 अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइड किया है। तो ग्रेड यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सामने की हेयर लाइन पीछे जाने लगती है, स्पेशली ये एंगल्स, और धीरे धीरे ये पीछे जाती है, और ये जो क्राउन है चक्री, यहाँ पर भी बाल कम होने लगता है, और फिर धीरे धीरे ये क्राउन और ये सामने का पार्ट मिल के एक प्रॉपर यू शेप बॉल्ड एरिया बना देता है। अच्छा। तो जैसे जैसे ये बॉल्डिंग आगे बढ़ती है, ग्रेड बढ़ने लगते हैं। अच्छा। तो हम ये कहते हैं कि ग्रेड 1, 2, 3 को मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ग्रेड 4 ऑनवर्ड्स मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट दोनों का रोल आ जाता है। ग्रेड 4 एंड 5 में, सो ग्रेड 1, 2 एंड 3 जिसमें कम हटे हैं बाल, कम गए हैं बाल, कम गए, सिर्फ ये हेयरलाइन पीछे गई है, हो सकता है हेयरलाइन से 2 फिंगर पीछे गई है, ओके, बट स्टिल अच्छे रूट्स हैं अभी भी, वो हमको ट्राइकोस्कोप में दिखाई देता है, तो उनको हम दवाइयों से वापस ला सकते हैं। हाँ, ये जो हेयरलाइन पीछे चली जाती है ये वापस नहीं आती है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग बाल है जिसमें सिर्फ थिनिंग डेवलप हुई है वो वापस आ जाती है। बट जैसे ही ग्रेड आगे बढ़ता है, ग्रेड 4, 5, 6, 7, तब हेयरलाइन बहुत पीछे चली जाती है। और यहाँ शाइनी हो जाता है ये स्कैल्प, मतलब वहाँ फॉलिकल्स है ही नहीं, तो वहाँ पर ट्रांसप्लांट करके ही नए बाल ला सकते हैं। ओके, सो वी कैन से 1, 2, 3 तक, हाँ, है ना, उनको उतनी ज़रूरत नहीं है। 3 ऑनवर्ड्स इट्स अ पर्सनल चॉइस, ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स, कि अगर उस पेशेंट को हेयरलाइन चाहिए
जो हेयर लाइन पहले स्ट्रांग थी फिर पीछे चली गई, तो वो रिस्टोर करवा सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस ग्रेड में करना ही नहीं है। दैट इज़ अ पर्सनल चॉइस ऑफ द पेशेंट। आपके पास अर्लीस्ट एज मतलब सबसे कम एज के कितने एज में के पेशेंट आए हुए हैं आपके पास कंसिडरिंग दिस बॉल्डनेस प्रॉब्लम? बॉल्डनेस का प्रॉब्लम 17-18 ईयर्स स्कूल किड्स आर Is कमिंग। that? या 17-18 साल में? Okay. 17-18 साल का एक बच्चा है, हाँ, उसको थिनिंग स्टार्ट हो गई। हाँ, ही हैज़ जस्ट क्रॉस्ड हिज 12th हाँ, हाँ, और उसको यहाँ से पूरी थिनिंग हो गई है। हम्म, एंड उसके लिए वो बच्चा सबसे पहले मेरे पास आया था। आई वॉज हिज फर्स्ट डर्मेटोलॉजिस्ट। उसके बाद वो बच्चा बहुत दिन तक नहीं आया और वो बच्चा पिछले महीने मेरे पास आया। ये 7 महीने में उसने 7 डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया अच्छा, और 7 अलग अलग क्लिनिक से बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लिए। हाँ, हाँ, कुछ ने उसको इंजेक्शंस दिए, लाइट थेरेपीज दी और उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स ने उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया। 7 महीने बाद फिर मेरे पास आया तो उसने दिखाया कि सर आपके पास ट्रीटमेंट लिया था, उससे मेरे बाल ठीक नहीं हुए, फिर मैंने इनको दिखाया। तो मैंने ये देखा कि एक बच्चा 7 महीने में 7 डॉक्टर्स के पास गया, सब ने ऑलमोस्ट सेम ट्रीटमेंट दिया है। तो बच्चे की मेंटालिटी क्या होगी, वो किस ट्रॉमा से गुजर रहा होगा। तो पहले मैंने उसको बोला कि तू ये सब ट्रीटमेंट बंद कर। पहले उसको मैंने साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा, ओह, ओके, कि एक बार इवैल्यूएट करवा लेते हैं, हाँ, हाँ, अंडरलाइंग कुछ बहुत अंडरलाइंग स्ट्रेस चल रहा है क्या। हाँ, हाँ, क्योंकि वो बच्चा था, वो हमेशा आईने में देखता रहता था और अपने हेयर को लेके बहुत वरीड था। साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा, उन्होंने डिटेक्ट किया कि बच्चा हैज़ अ लिटिल बिट डिप्रेशन, थोड़ा सा डिप्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो उसको हमने सारे मेडिसिन बंद करवा के पहले एंटी डिप्रेसेंट शुरू करवाया। कुछ दिन पहले मेरे पास आया था वो बच्चा, मैंने उसको जस्ट बेसिक हेयर न्यूट्रिशन दिया है अभी। बोला पहले ये सब स्ट्रेस को कोप अप करो, मेडिटेट करो, थोड़ा अपने लाइफस्टाइल एंड पर्सनालिटी पे ध्यान दो। बाल चले गए तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ चला हाँ, गया, हाँ, हाँ, आपको पर्सनालिटी डेवलप करना चाहिए। और फिर उसके बाद धीरे धीरे अब वो आएगा, ठीक हो गया, अभी जस्ट उसका स्टार्टिंग फेज़ है, अब नेक्स्ट फॉलोअप में आएगा, उसके बाद धीरे धीरे ट्रीटमेंट देखते हैं। तो जिनके फॉलिकल्स चले जाते हैं, बिकॉज हाँ। एज फार एज आई अंडरस्टैंड बाल्डनेस तभी होता है जब फॉलिकल्स आई थिंक खत्म हो जाते हैं या फिर इनफंक्शनल हो जाते हैं, बाल श्रिंक होते हैं श्रिंक हो जाते हैं। बेसिकली। हमारी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन होता है हाँ, हाँ, वो स्कैल्प में डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है। अच्छा, ओके, अब वो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जाके बालों पे चिपकता है। हर बाल पे एक रिसेप्टर होता है हार्मोन के लिए, जो बाल सेंसिटिव है। अब वहाँ चिपक गया, अब जैसे ही ये बाल नेक्स्ट हेयर साइकिल में जाएगा थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, अगले हेयर साइकिल में और श्रिंक हो जाएगा और धीरे धीरे श्रिंक होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि फॉलिकल खाली हो जाता है। ओके, सो जब थिनिंग वाली स्टेज है तब अगर हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू कर दिया तो वो रिवर्स हो जाता है। सो दैट बॉय वाज ऑन थिनिंग स्टेज, बट उसके डर्मोस्कोप में कुछ एम्प्टी फॉलिकल्स भी थे एंड मेजॉरिटी थिनिंग स्टेज में थे। एंड हिज डिप्रेशन वाज द रीजन, ये बॉल्डनेस की वजह से डिप्रेशन था? बॉल्डनेस की वजह से डिप्रेशन, ओके, क्योंकि वो 18 साल का है और उसको पूरे क्राउन और मिड स्कैल्प में थिनिंग दिख रही है, तो उसकी वजह से वो स्ट्रेस में जाके डिप्रेशन में चला गया। ये मैंने कहीं सुना है स्मोकिंग, अल्कोहल, ये भी उस एक फैक्टर होता है ये सब चीज़ों के लिए, अगर अर्ली एज में दिखता है तो। सो बॉल्डिंग जो होती है, मर्दों में जो होने वाला गंजापन है, इसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं। Okay. मतलब इसमें कुछ रोल एंड्रोजेंस का रहता है, दैट इज हार्मोन्स, कुछ रोल जेनेटिक का रहता है, बट 5 to 10% रोल अदर लाइफस्टाइल चॉइसेस का भी रहता है, जिसमें स्लीप, स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब आ जाता है। आपने जैसे स्मोकिंग का पूछा, स्मोकिंग में जो निकोटीन होता है ना, वो वेसो कंस्ट्रिक्टर होता है, हमारे अच्छा। बॉडी के वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। ओके, बालों के वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगे तो बालों को सप्लाई कम हो जाएगी, बालों को न्यूट्रिशन कम मिलेगा, उससे हेयर फॉल होगा, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉल्डनेस का पेशेंट है उसकी बॉल्डिंग को एक्सेलरेट कर सकता है। आपको ये ऐसा कभी ऑब्जर्व हुआ है कि लाइक दिस रीजन के लोग, एक पर्टिकुलर रीजन के लोग या हमारे कंट्री के एक पर्टिकुलर स्टेट्स के लोग ये ज़्यादा इन सब चीज़ों से, बॉल्डनेस या हेयर थिनिंग के प्रॉब्लम से ज़्यादा हैं? समथिंग ऐसा कोई नोटिसेबल या कोई रिसर्च है कि जहाँ पर जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह की बात होती है, मैंने जहाँ तक कि सुना है कि साउथ इंडिया में डायबिटिक, वैसे तो इंडिया में ही है बट साउथ इंडिया में कुछ ज़्यादा ही है डायबिटीज़ केसेस और समथिंग लाइक दिस। सो समथिंग लाइक दिस इंडिया में कुछ इस तरीके के ऐसे किसी रिसर्च से तो को मैंने नहीं देखा है, एंड आई ऑल्सो डोंट नो ऑफ कि ऐसा कोई रीजनल वेरिएशन है इंडिया में। करेक्ट, गॉट इट। ओके, देन देयर आर सर्टेन क्लिनिक जो होम्योपैथी से बाल्डनेस को ट्रीट करने का क्लेम करते हैं। हाउ फॉर दैट दोज थिंग्स आर लाइक इफेक्टिव? सो आई डोंट नो कि उनकी दवाई में इंग्रेडिएंट क्या होता है, बट यूएस FDA जो हमारी बॉडी है उसने 2 ही दवाइयों को अप्रूव किया है,
मेल पैटर्न बॉल्डनेस को ट्रीट करने के लिए। ओके। एक होता है मिनॉक्सिडिल जिसका सोल्यूशन आता है, और एक होता है टैबलेट जिसको हम फिनेस्टेराइड बोलते हैं। यही दोनों एक्चुअली प्रूवन है बॉल्डनेस को रिवर्स करने के लिए। इसके अलावा और कोई भी दवाई काम नहीं करती है। अच्छा। सो मे बी उसमें कुछ प्लेसिबो ट्रीटमेंट या कुछ न्यूट्रिएंट्स रहते होंगे जो थोड़े बहुत शेडिंग को रिवर्स करते होंगे, बट वो मेल पैटर्न बॉल्डनेस को रिवर्स नहीं कर सकते। ओके, लाइक कमिंग टू दिस हेयर ट्रांसप्लांट, आपने मतलब दीज आर फ्यू मेडिसिन्स दैट में वर्क, मेडिसिन्स। और उसके बाद वी आर कमिंग टू दिस हेयर ट्रांसप्लांट। हु आर द सुटेबल कैंडिडेट फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट? अच्छा, आप लोग को व्हाट आई अंडरस्टैंड 2 टाइप के केसेस मिलते होंगे। एक केस वो होते होंगे जिनको आप कहते होंगे कि गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट और वो करवाते नहीं होंगे, मे बी फैमिली प्रेशर, मे बी सब काइंड ऑफ एन अनसर्टेनिटी। तो एक और भी केसेस आई थिंक आते होंगे जो बोलते होंगे सर गो फॉर हेयर आई वांट टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। अकॉर्डिंग टू यू हु आर द सुटेबल केस फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट? सो एनी पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम बॉल्डनेस और जो मेडिकली फिट है, कोई भी उसको अंडरलाइंग हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर नहीं है, और उसके घाव जल्दी भर जाते हैं, कीलॉइड्स नहीं है बॉडी में, कोई हार्ट इशू नहीं है, ही इज़ अ फिट कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। जो लोग फिट नहीं है, उन लोग जिनकी कोई भी डिजीज़ है, अंडरलाइंग हाई ब्लड प्रेशर है, हाई शुगर है, ओके, सीवियर एलर्जिक डिजीजेज हैं, या मिर्गी के दौरे आते हैं, या एनेस्थीसिया के इंजेक्शन को वो लोग हाइपर सेंसिटिव हैं, ओके, ये सारे पेशेंट्स को हम अवॉइड करते हैं ट्रांसप्लांट। और ऐसे पेशेंट्स जिनका डोनर एरिया अच्छा नहीं है, ओके, सो ये डोनर एरिया होता है हमारे कान के ऊपर से लेके पीछे तक, ये जो एक एरिया होता है बीच का, वहाँ पर के जो फॉलिकल्स रहते हैं वो परमानेंट रहते हैं, वो कभी नहीं छड़ते। क्यों नहीं होता है ऐसा? लाइक जेनेटिक मेकअप? हाँ, तो हमारी बॉडी में ये जो बाल होते हैं पीछे के, दे आर DHT रेजिस्टेंट। ओके, हाँ, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब हम एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं माँ के पेट में, तो हमारे ऊपर के बाल और हमारे पीछे के बाल अलग अलग जर्म लेयर से डिवाइड होते हैं। ओके, दैट इज वाई द बेसिक रीजन वहाँ पर होता है। इसीलिए ये साइड के और पीछे के बाल झड़ते नहीं है। ओके, तो लॉजिक यही है कि इन बालों को निकाल के ऊपर लगाने से वो बाल झड़ते नहीं है। अब अगर किसी व्यक्ति का मेडिकल फिटनेस अच्छा है और उसके डोनर अच्छे हैं, तो वो ट्रांसप्लांट करवा सकता है, चाहे वो किसी भी एज में हो। अगर कोई पेशेंट फिट है लेकिन स्टिल वो इतना बॉल्ड है कि उसके इस एरिया में भी थिनिंग है, तो वो कितना भी चाहे हम ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते। तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बिल्कुल ग्रेड 7 में है और सर ट्रांसप्लांट कर दीजिए, बट हम देखते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट तो है 7-8,000 ग्राफ्ट्स की, और पीछे डोनर एरिया में बाल ही नहीं है। ओके, सो वैसे पेशेंट्स को रिजेक्ट करना पड़ता है। सो डोनर एरिया के भी बाल चले जाते हैं कई बार? हाँ, वो भी थिन हो जाते हैं। किसी केस में डिफ्यूज हेयर लॉस होता है जिसमें डोनर भी थिन हो जाता है। तो उनके नहीं हो सकते, उनका बहुत कम ग्राफ्ट निकलेगा डोनर एरिया से, और हम चिन के नीचे से, बियर्ड एरिया से, इस एरिया से थोड़े से ग्राफ्ट्स निकाल सकते हैं। 1000-1500 ग्राफ्ट्स अगर अच्छी डेंसिटी है तो, और उससे हम एक थोड़ा बहुत उसको कैमोफ्लेज दे सकते हैं अगर हाफ बॉल्ड है तो। अगर फुल बॉल्ड है और डोनर भी वीक है, उस केस में हम एडवाइस करते हैं कि आप ऑल्टरनेटिव में चले जाइए। व्हाट इज दिस ग्राफ्ट? ग्राफ्ट क्या चीज़ है? ग्राफ्ट मतलब एक ग्राफ्ट में 2 से 3 बाल होते हैं ऑन एन एवरेज। ओके, जब हम उसको जूम करके मैग्निफिकेशन में देखते हैं, हमारी बॉडी में 1 फॉलिकल ग्राफ्ट से लेके 5 फॉलिकल ग्राफ्ट तक रहते हैं। किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, रैंडमली। सो जब हम निकालते हैं बालों को तो हम अलग अलग निकालते हैं। 1 हेयर ग्राफ्ट का काम अलग है, 2, 3, 4 ग्राफ्ट वाले फॉलिकल वाले ग्राफ्ट का काम अलग होता है। सो इसमें से जो सिंगल फॉलिकल ग्राफ्ट होता है उसका काम होता है सबसे सामने लगाने के लिए। ओके, फ्रंट के जो 2-3 लाइन रहते हैं वहाँ पर सिर्फ सिंगल वाले बाल लगाते हैं। सिंगल फॉलिकल ग्राफ्ट मतलब उस फॉलिकल में सिर्फ एक ही बाल होगा। ओके, सो ग्राफ्ट का मतलब एक ऐसा सैक होता है, उसके अंदर एक बाल होता है। जैसे ही हम थोड़े से पीछे जाते हैं, 2-3 रो पीछे, फिर हम डबल ट्रिपल लगाना शुरू करते हैं। सो दीज आर द ग्राफ्ट? दीज आर ग्राफ्ट्स। ओके, एंड तो आपने बताया कि अगर ये पीछे के ग्राफ्ट्स अगर काफ़ी थिन हो जाए, सो वो, एंड सेकंड इज लाइक दिस, कोई अंडरलाइंग डिजीज से है? अंडरलाइंग डिजीज। ओके, सो ये 2 जो केसेस हैं इनको तो आप नहीं करते हैं। व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट? हाँ, देयर आर सर्टेन डिजीजेस जिसमें एक साइकियाट्रिक डिजीज आता है जिसको हम बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर बोलते हैं।
ये ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ कमी लगती है और वो कॉन्स्टेंटली उस एक कमी को ऑब्जर्व करते रहते हैं और उनके रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होते, वो बहुत अनरियल एक्सपेक्ट करते हैं। उनको ऐसा चाहिए कि ट्रांसप्लांट के बाद मेरे बाल वैसे ही हो जाने चाहिए जैसे झड़ने के पहले थे, बिल्कुल घने। एंड इज इट पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सो ऑडियंस को ये पता होना चाहिए कि ट्रांसप्लांट एक कैमोफ्लेज ट्रीटमेंट होता है। ओके, इट इज़ नॉट मेड टू गिव यू दैट ओरिजिनल डेंसिटी जो आपकी लॉस के पहले थी, वो नहीं आ सकता। वो नहीं आती। रीज़न भी है उसका। हमारे पूरे हेड में लगभग 1 से 1.5 लाख बाल रहते हैं, ओके, जिसमें से हम ये मान के चलते हैं कि ये जो ऊपर का एरिया है इसमें 70-80 हज़ार बाल हैं। अब कोई व्यक्ति ग्रेड 4 ग्रेड 5 बॉल्ड है, उसको हम 4 से 5 हज़ार ग्राफ्ट निकाल के इम्प्लांट कर रहे हैं, जिसमें मान के चलिए एवरेज अगर आप 2-2.5 लेते हैं तो 8 से 10 हज़ार बाल हैं। अब वो 8 से 10 हज़ार बाल यहाँ के 40 से 50 हज़ार गए हुए बालों का इल्यूजन कैसे दे सकता है, डेंसिटी कैसे दे सकता है ना? इट इज़ नॉट पॉसिबल। हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ आपको एक इल्यूजन देने के लिए होता है कि सामने से जब कोई व्यक्ति आपको देखता है तो आपके सिर में बाल है ऐसा लगना चाहिए, बट द मोमेंट आप बाल गीले करोगे या ऊपर से हार्श लाइट पड़ेगी, आपका स्कैल्प दिख सकता है। और ये तो आप काफी क्वेश्चंस होता होगा आपके पेशेंट्स में कि सर ये वैसा नहीं लग रहा है जैसे हमें पहले वाला। तो ये काउंसलिंग का पार्ट होता है। हम पहले ही काउंसिल कर देते हैं कि आपका एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होना चाहिए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है तो वो पेशेंट्स को हम यूजुअली अवॉइड करते हैं। दिस इज ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेक अवे है अभी तक हमने जो बात किया है, बिकॉज आज के समय में क्या होता है, वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस हेयर ट्रांसप्लांट केसेस ऑल्सो लेटर, लेकिन आज के समय में ना एक इम्प्रेशन ये हो गया है, एक समय ये प्रॉब्लम था कि लोगों को लगता था हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल है भी कि नहीं है, बट नाउअडेज जब इंटरनेट में हम इतना कुछ देखें तो अब ये कन्विंस हो गए हैं लोग कि हेयर ट्रांसप्लांट इज पॉसिबल। बट प्रॉब्लम ये आ गया कि नाउ पीपल आर थिंकिंग कि एज गुड एज बिफोर, और इनफैक्ट कई बार तो लोग ये सोचने लगे हैं पहले से भी बेहतर हो सकता है, लाइक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट। और इसी इमोशन का फायदा बहुत सारे लोग उठाते भी हैं कि सर्टन अमाउंट में अनलिमिटेड ग्राफ्ट्स, ओके, ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं और लोग फिर दूसरे क्लिनिक में इंक्वायर करते हैं कि सर मुझे इस क्लिनिक में इतने पैसे में अनलिमिटेड ग्राफ्ट ऑफर कर रहे हैं, आपके क्लिनिक में क्या रेट है और आप लोग कितने ग्राफ्ट लगाएंगे। तो जब हम उनको बताते हैं कि आपका बॉल्डनेस इतना है और आपको सिर्फ इतने 2-3 हज़ार ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, तो बोलते हैं सर आप पैसे भी ज़्यादा ले रहे हैं या उतने ही पैसे ले रहे हैं लेकिन वो अनलिमिटेड ग्राफ्ट दे रहे हैं, आप 2-3 हज़ार ग्राफ्ट दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तो रीज़न वही है कि ज़्यादा ग्राफ्ट का मतलब ये नहीं होता कि बहुत अच्छा है। मोर इज़ नॉट बेटर इन हेयर ट्रांसप्लांट। आपको जितना चाहिए उतने ही ग्राफ्ट्स लगवाने हैं, अदरवाइज ये तो फिक्स है ना हमारा डोनर, ये हमारा बैंक बैलेंस है, ये जिंदगी भर इसी से ग्राफ्ट्स निकालने हैं हमको। अगर किसी क्लिनिक ने आपका ओवर हार्वेस्टिंग कर दिया, जो होता भी है, उसके बाद सेकेंड टाइम अगर आप 5 साल 10 साल बाद आपके और हेयर लॉस हुई, जो होता ही है, और सेकेंड ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ा, आपके पास डोनर ही नहीं बचेगा। सो इज इट लाइक दिस कि जब हम यहाँ से निकालते हैं वो एरिया भी परमानेंटली हट जाता है क्या? वो रूट हट जाता है, वो रूट हट जाएगा। इसमें पेशेंट्स पूछते हैं कि सर फिर पीछे से गंजा लगूंगा क्या? हाँ। तो पीछे से गंजा नहीं लगते हैं। उसका रीज़न रहता है कि फॉलिकल्स को हम वैसे चूज करते हैं कि ऑल्टरनेट फॉलिकल्स हम निकालें या 2 फॉलिकल छोड़ के 1 फॉलिकल निकालें, ताकि जब वो बाल उगते हैं वापस से तो वो ढक जाता है। पीछे से देख के बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि व्यक्ति ने ट्रांसप्लांट करवाया है। अगर देख के पता चल रहा है, दैट मीन्स उसके ग्राफ्ट ओवर हार्वेस्ट हो गए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ग्राफ्ट निकाल दिए हैं। अच्छा, इंटरपर्सनल हार्वेस्ट पॉसिबल नहीं है ना? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये जस्ट मेरे दिमाग में वाइल्ड इमेजिनेशन आया, लाइक हार्ट ट्रांसप्लांट एंड लिवर, जिसमें दूसरे की बॉडी की लग या किडनी ट्रांसप्लांट होती है, तो ट्रांसप्लांट में नहीं होता। इस पर ऐसा कोई रिसर्च वगैरह हो रहा है क्या, या हुआ होगा एंड फेल हुआ होगा? नहीं, एक रिसर्च हो रहा है और वो बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग होने वाला है। अच्छा। अगर वो हो गया सक्सेसफुली तो उसको हम बोलते हैं हेयर क्लोनिंग। अच्छा। उसमें ये रिसर्च हो रही है कि आपके डर्मल पैपिला से स्टेम सेल्स को निकाल के लैब में आप ही के बाल उगाए जाएं, जिसकी सप्लाई फिर अनलिमिटेड रहेगी पूरी लाइफ टाइम के लिए। तो आप सोचिए ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिसमें व्यक्ति के पास जिंदगी भर के लिए बाल है, तो वो कितने भी बार ट्रांसप्लांट करवा सकता है। और फिर वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि मुझे ओरिजिनल डेंसिटी चाहिए, शायद नियर उसके भी हम लोग दे पाएंगे पेशेंट्स। हाउ फॉर दैट टेक्नोलॉजी इज? आई डोंट नो, 10 साल 5 साल। इज दैट्स सो नियर? अगर 10 साल देखा जाए ऐसे सारी चीजों के लिए, इट्स क्वाइट नियर। यू नेवर नो, पता नहीं कि कब क्या ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी हो जाए। दैट्स सो ट्रू। ओके, सो इन द हेयर ट्रांसप्लांट लाइक कितने % ऐसे केसेस होते हैं? लाइक आई जस्ट वांट टू नो सम फ्यू स्टैटिस्टिक्स जिसमें मैं आप समझे कि आपने जो चीज़ें कन्वे किया है टू द पेशेंट कि इतने % आपके हेयर रीग्रो हो जाएंगे, व्हाट इज द सक्सेस रेट इन दिस? ओके,
सक्सेस रेट हेयर ट्रांसप्लांट में फॉर्चुनेटली बहुत हाई है। Okay. मतलब बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि ट्रांसप्लांट फेल हो जाए। द रीज़न इज़ ये आपकी बॉडी के ही बाल है, बस एक जगह से निकाले और दूसरे जगह में हमने इम्प्लांट कर दिया, सो वो उग जाते हैं। कुछ रीजंस हो सकते हैं ना उगने के। ओके। तो पहला कि अगर कोई इनएक्सपीरियंस्ड किसी बंदे ने वो ग्राफ्ट को निकाले और निकालते वक्त वो ग्राफ्ट कट गया, ट्रांजैक्ट हो गया। ग्राफ्ट ऐसा होता है और हमारे पास एक ड्रिल मशीन रहती है जो हाई स्पीड पे रोटेट करती रहती है। उसका काम है अंदर जाना और इस बाल को निकाल लेना। ओके। यहाँ पर एक मसल अटैच्ड होती है, वो मसल जैसे ही कटती है ये बाल पॉप आउट हो जाता है और फिर हम उसको निकाल लेते हैं फोर्सेप्स से। इस दौरान अगर ये बाल डैमेज हो गया तो वो बाल नहीं उगेगा। दूसरा होता है कि अगर उस बाल को बहुत ज़्यादा देर तक बाहर रख दिया सलाइन में, तो वो ऑक्सीजन लॉस की वजह से और ब्लड लॉस की वजह से वो बाल शॉक में जाके डेड हो सकते हैं। तीसरा कारण होता है इम्प्लांट करते वक्त जब हम बाल लगा रहे हैं तब अगर बाल ज़ोर से क्रश हो गया या जिस स्लिट में हम बाल डाल रहे हैं डालते वक्त अगर वो बाल डैमेज हो गए, तो जब पेशेंट घर जाएगा क्लिनिक से तब उसका स्कैल्प फुल रहेगा ग्राफ्ट से, लेकिन 4 महीने बाद 6 महीने बाद उसमें से कम बाल आएंगे। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से बाल ना उगे या कम उगे। बट आजकल टेक्नोलॉजी जितनी आ गई है, जिस टेक्नोलॉजी से हम लोग आजकल कर रहे हैं इंडिया में हर अच्छा क्लिनिक, वो FUE टेक्निक, उसमें ये सब नहीं होता है। व्हाट इज FUE? FUE इज फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। ओके। ये एक टाइप ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट है। इसके पहले जो होता था वो होता था FUT हेयर ट्रांसप्लांट, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें हम स्कैल्प के पीछे से 1 इंच का एक स्कैल्प पूरा काट लेते थे और उस स्ट्रिप को निकाल लेते थे और जो बचा हुआ स्कैल्प है उसको स्टिच कर देते थे। अब उस उतने बड़े एक ग्राफ्ट उसमें 2500 के आसपास ग्राफ्ट मिल जाते थे हमको, उसको हम निकाल के इम्प्लांट कर देते थे। FUE में हम क्या करते हैं, हमें कुछ भी ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक ड्रिल है, ड्रिल से हम जितने चाहें सेलेक्टेड बाल हम निकाल लेते हैं और इम्प्लांट कर देते हैं। सो उसमें पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क कम हो जाती है, पेशेंट का जो रिकवरी टाइम है वो कम हो जाता है, कोई भी स्टिच निकालना नहीं पड़ता है पेशेंट को। तो FUE टेक्निक से आजकल सर्जरीज होती हैं और जो इम्प्लांटेशन टेक्निक से वो भी बहुत सेफ हो गए हैं। तो स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अभी ये है कि 100 बाल पे 95 बाल उग जाते हैं। कुछ पेशेंट के पार्ट से भी इसमें गड़बड़ी हो सकती है। अगर पेशेंट को जितने दिन हमने रेस्ट एडवाइस किया है वो रेस्ट नहीं कर रहा है, बाहर जा रहा है, उसको वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, डस्ट लग गया, तो वो ग्राफ्ट डैमेज हो सकते हैं। दूसरा, अगर पेशेंट सर्जरी के बाद अल्कोहल स्मोकिंग शुरू कर रहा है और फिर से वापस से निकोटीन की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो रही है, तो हो सकता है ग्राफ्ट थोड़े से कम हो गए। ये सब थोड़े से रिस्क रहते हैं, बट मेजरली ऐसा होता नहीं है। बहुत ही रिवॉर्डिंग सर्जरी हेयर ट्रांसप्लांट। एंड इज इट अ पेनफुल प्रोसेस? माइल्डली पेनफुल, वो भी तब जब पेशेंट सुबह आता है और उसको जब हम स्कैल्प में एनेस्थीसिया के इंजेक्शंस देते हैं। ओके। बस उस वक्त पेशेंट को थोड़ा सा दर्द होता है, ओके, एक चींटी काटने जैसा। उसके बाद पूरा दिन वो पेनलेस रहता है। लॉन्ग एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट्स आ गए हैं, एक बार लगाओ तो पूरे दिन उसका असर रहता है। सो कोई भी पेशेंट जिसने ट्रांसप्लांट कराया वो आपको ये बताएगा कि बेरेबल पेन होता है। व्हाट अबाउट लाइक एनेस्थीसिया का जब असर खत्म होता है तो? सो अगले 5 दिन तक पेशेंट को हम एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर्स देते ही हैं, ताकि वो पेन भी ना हो पेशेंट को और वो स्वेलिंग भी ना डेवलप हो। तो पेशेंट लार्जली कंफर्टेबल रहते हैं, पेन का उतना कंप्लेन नहीं रहता। आप में से बहुत से लोग पहली बार इस चैनल में आए हैं और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। ऑल्सो यू कैन विजिट सागर श्रीदेश क्लिप्स फॉर स्मॉल वर्जन्स ऑफ दिस लॉन्ग पॉडकास्ट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द शो। एंड लाइक व्हाट काइंड ऑफ, एक तो आपने बताया जैसे कि टोबैको और ये सारी लाइक बाहर डस्ट में, एंड अदर टाइप ऑफ लाइक एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल सेफ्टी या फूड हैबिट्स में जो प्रिकॉशंस रखने चाहिए। सो इसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस। उसमें यही रहता है कि आपको जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं वो प्रॉपरली खाना है। उसके साथ साथ हम पेशेंट को एक हेयर न्यूट्रिशन टैबलेट भी देते हैं जो बॉडी को रीजेनरेटिव स्टेट में रखे कि अभी बाल नए नए लगे हैं, उनको उगना है तो उनको वो न्यूट्रिशन मिलता रहे। उसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल ज़्यादा नहीं लेना है आइडियली। और जो हमने 5 दिन उनको घर पे रहने के लिए बोला है वो 5 दिन वो छुट्टी लेके घर पे रहे ताकि ग्राफ्ट्स डैमेज ना हो, उस पर एक्सीडेंटली किसी का हाथ टच होके डायरेक्शंस चेंज ना हो जाए या वो ग्राफ्ट निकल ना जाए और इन्फेक्शन ना हो। आई थिंक उस समय शावर वगैरह नहीं लेना चाहिए ना? शावर नहीं लेना चाहिए। शावर का एक ड्यूरेशन रहता है, हमारे क्लिनिक में हम जो फॉलो करते हैं दैट इज़ अ 5 डे। आफ्टर 5th डे आप हेड वॉश कर सकते हैं। हेड वॉश के लिए हम या तो पेशेंट को क्लिनिक पे बुलाते हैं या फिर पेशेंट को हम वीडियो भेज देते हैं हमारे क्लिनिक का, जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से हेड वॉश करना रहता है।
5वें दिन से हेड वॉश करने के बाद आप अपने काम पे वापस जा सकते हैं। एंड व्हाट काइंड ऑफ एन इमोशनल चेंज यू हैव नोटिस जब लगता है, जब सोचो कितना लंबे समय तक वो बॉल्डनेस से परेशान है और जब आपके पास आते हैं और जब उनको रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, सो एनी काइंड ऑफ लाइक अगर आपके दिमाग में कोई आ रहा हो कि यार अलग ही उनका रेस्पॉन्स रहा होगा, व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग यू नोटिस? सो पेशेंट सर्जरी के बाद बहुत खुश रहते हैं। हाँ, ओके, और उसके बाद वो लोग ऐसा बोलते भी कि मैंने क्यों इतना वेट किया, शायद मुझे पहले करवा लेना चाहिए था। वो डरते हैं, बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे लोग डराते हैं, उस वजह से वो लोग डिले करते हैं। बट इट इज़ अ वेरी ग्रेटिफाइंग सर्जरी ऑन द पार्ट ऑफ द पेशेंट ऑल्सो, डॉक्टर ऑल्सो। हम लोग भी बहुत खुश रहते हैं। वो हर महीने जब आते हैं हमसे मिलने के लिए, उनके बालों की लेंथ थोड़ी और बढ़ गई रहती है, वो पेशेंट और ज़्यादा हंस के आता है, उनकी स्माइल बड़ी हो जाती है। एक पेशेंट थे जो सर्जरी के दिन के पहले भी बहुत सैड थे, सर्जरी के दौरान भी सैड थे, ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, और सर्जरी के बाद वो हर महीने आते हैं PRP इंजेक्शंस के लिए, तब भी वो ज़्यादा बात नहीं करते थे। सो 4-5 महीने के बाद एक दिन उनका कॉल आया कि अब मेरे बाल उग गए हैं सिर में, अब एक स्ट्रक्चर मिल गया है फेस को, अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो मुझे समझ में आया कि सिर्फ ट्रांसप्लांट नहीं, ट्रांसप्लांट के बाद जो एक वेटिंग पीरियड होता है ना, वो भी पेशेंट के लिए बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। जो शुरू के 2-3 महीने जब बाल उगते नहीं हैं, कई पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि ये बाल उगेंगे कि नहीं उगेंगे, मैंने इतना टाइम डाला, पेन सहा, पैसे डाले, उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि पहले 2-3 महीने में जो हम बाल ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें से बहुत सारे बाल वापस झड़ जाते हैं। तो उस टाइम पे पेशेंट स्ट्रेस में आ जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो वो जो 4th मंथ से उनको जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगता है, उसमें पेशेंट्स फिर खुश हो जाते हैं। वाह, वो सबसे बड़ा आपके लिए भी ग्रेटिफाइंग रहता होगा कि यार ऐसा उसके हुआ। बाद उनका कॉन्फिडेंस वापस आता है, और सब चीज़ जो वो लूज कर दिए थे अपने हेयर लॉस की वजह से, वो सब वापस आता है। दैट्स सो ट्रू। एंड समवन जिसको आप डिस्क्वालीफाई करते हैं फॉर हेयर लॉस, वो तुम, आई पर्सनली फील कि वो दूसरे क्लिनिक जाकर भी पूछता होगा, तीसरे क्लिनिक जाते होंगे, और वो फोर्स भी करते होंगे कि मेरा ट्रांसप्लांट कर दीजिए। हाँ, बट आई थिंक जो भी क्लिनिक एथिकली प्रैक्टिस करते हैं वो नहीं करेंगे वैसे केसेस को, क्योंकि रिजेक्ट करने के पीछे कुछ रीज़न होता है, और फिर वो पेशेंट्स को पैच या विग लगा के ही काम चलाना पड़ता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल जो सपोज आपने क्वालिफाई किया कि चलो अब इनका लाइक हेयर ट्रांसप्लांट के लिए वो कह रहे हैं या समथिंग, जो हेयर ट्रांसप्लांट स्टेज में आ जाते होंगे, उसमें से कितने % ऐसे लोग होते हैं जो यूजुअली आज के समय में जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं आपके हिसाब से, जो आपकी बेंचमार्क सेट है उससे? सो आई वुड से अराउंड 5 to 10%। 5% बहुत कम है ऐसे। ओके। और 5% 10% पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको किसी ना किसी रीज़न से डिस्क्वालीफाई करना पड़ता है। ओके, सो इट कैन बी, सबसे पहले तो पुअर डोनर एरिया, ओके, कुछ मेडिकल इशू, जैसे कल ही एक पेशेंट का ब्लड रिपोर्ट आया तो उनके ECG में अरिदमिया था। अरिदमिया का मतलब उनका हार्ट का रिदम प्रॉपर नहीं होता, तो उनको हमने डिस्क्वालीफाई किया। कुछ पेशेंट्स का रिपोर्ट में ऐसा आता है कि एक वैल्यू होता है PTINR, वो बढ़ा हुआ रहता है। दैट मीन्स कि जब हम उनको ऑपरेट करेंगे तो उनका ब्लड लॉस बहुत सीवियर होने वाला है। तो ऐसे पेशेंट्स को रिजेक्ट करना पड़ता है या फिर डिले करना पड़ता है कि आप पहले आइए, इस चीज़ का ट्रीटमेंट लीजिए, प्लेटलेट्स को बढ़ाया जाए, विटामिन के इंजेक्शंस दिए जाए, आपकी ब्लीडिंग की टेंडेंसी को कम किया जाए, उसके बाद फिर उनका ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। एंड इज हेयर ट्रांसप्लांट ओनली फॉर द रिच पीपल, वेल्दी पीपल? इट वाज कुछ साल पहले तक हेयर ट्रांसप्लांट सच में बहुत कॉस्टली था। बट जैसे जैसे बहुत सारे क्लिनिक्स ओपन अप हुए इंडिया में, अभी बहुत अफोर्डेबल हो गया है। और अभी तो फाइनेंसिंग सर्विसेज भी आ गई हैं, पेशेंट्स को EMI मिल जाता है ना, नॉट ओनली फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, कोई भी स्किन प्रोसीजर, कोई भी समवन, इससे पहले भी मुझे किसी ने बताया था, कोई भी प्रोसीजर, कोई भी ट्रीटमेंट जिसका वैल्यू 30,000 से ज़्यादा है, उस पर आप EMI ले सकते हैं। ओह वाओ, या आई मीन दिस इज अ काइंड ऑफ अ landmark thing that is happening in our country, and that to no cost EMI, इंटरेस्ट नहीं लगाते, इंटरेस्ट नहीं लेते, तो वो बहुत अच्छा हो गया है, बहुत कन्वीनियंट बना दिया पेशेंट्स के लिए। दैट्स सो ट्रू। नहीं तो कई बार सारा कुछ होते हुए भी कॉस्ट वुड हैव बीन अ फैक्टर, कि कॉस्ट इज द मेजर डिसाइडिंग फैक्टर। और अभी बहुत कम हो गया है प्राइस वैसे भी हेयर ट्रांसप्लांट का, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन आल्सो एंड बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी आल्सो। अब मोर और लेस इंडस्ट्री में एक स्टेबलाइज हो गया प्राइसेस। टेल मी, जो ये चलिए, एक तो ग्रोन अप होते हैं, जैसे हमारे जैसे अगर 30s या 40s में जो कमा रहे हैं खुद, तो वो तो अपना डिसीजन खुद ले लेते हैं। बट जो यंगस्टर्स हैं, लाइक जो 20 से 30 के आसपास में हैं,
एक तो सबसे बड़ी बात उनके लिए ये ज्यादा बड़ी शॉक होती होगी हाँ, हेयर लॉस, yes. प्लस दे आर नॉट ऑल्सो इन अ स्टेज कि वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस भी ले पाए, वो पेरेंट्स के ऊपर। बिल्कुल। हाउ फॉर पेरेंट कितने सपोर्टिव या रेजिस्टेंस रहता है उनका कि नहीं मेरे बेटा को जान दो, या फिर कई बार तो हम लोग इन इंडिया हम लोग समझते हैं ना लाइक ये एक डेस्टिनी है हाँ 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 और ये अब ऐसे ही रहेगा। हाँ, यही वाले चैलेंजेस कितने आते हैं। क्योंकि हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में ये था ही नहीं, हाँ तो उनको ऐसा लगता है ये तो होना ही है, क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ, तुम क्यों इतने परेशान हो। बट उसमें हम लोग की कोशिश ये रहती है कि पेशेंट जब आए तो वो अपने पेरेंट्स को साथ में लेके आए, या जो भी डिसीजन मेकर है, भाई हो सकता है, ताकि उनको काउंसिल करे। क्योंकि हमको ये पता है कि ना तो इस पेशेंट को ज़्यादा कुछ पता है, ना इसके घर वालों को। बट जब हम उनको साइंटिफिकली मेडिकली समझाते हैं, रिजल्ट्स दिखाते हैं, तब उनको ट्रस्ट होता है। और वो अगर डिसीजन मेकर डायरेक्टली हमसे आके बात कर लेते हैं ना, तो बहुत आसान हो जाता है। पेशेंट तो कन्विंस्ड है, इसीलिए वो आ रहा है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है घर वालों को, घर वालों का। और वो लोग बहुत बहुत परेशान और स्ट्रेस्ड रहते हैं। मुझे याद है एक पेशेंट 2 बार मेरे क्लिनिक आया, फिर उसके रिलेटिव्स 2 बार मेरे क्लिनिक आए, और फाइनली जब उन्होंने मेरे से बात की तो उनके आंखों में आंसू था कि सर हमारा एक ही बच्चा है, इसको कुछ होना नहीं चाहिए। तो और उनका सबसे बड़ा डर ये था कि सर ये क्योंकि ये सिर में हो रहा है तो बच्चे के ब्रेन में तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। तो ये सब मिथ है ना, तो इनको हम जब क्लियर करते हैं फिर उनका स्ट्रेस कम होता है। समझाते हैं कि ये सिर्फ एक लोकल एनेस्थीसिया की सर्जरी है, बेटा आपका जगह रहेगा पूरी सर्जरी के दौरान, फिर वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। बट यू नो ना, इंडिया में हो या क्या कहीं पर भी, द नेगेटिव्स ऑफ एनीथिंग चाहे 98 पॉजिटिव हो, हाँ, 2 नेगेटिव्स कुछ हमें दिखते हैं, हाँ, दैट ओवरराइड्स आवर इमोशंस। हम हमेशा सेफ्टी को पहले देखते हैं कि जो फियर जो होता है उसमें। एंड वी हैव लिसन सर्टेन केसेस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट जहाँ डेथ हुई है। व्हाट आर दोज देन? सो इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट में डेथ्स हुए हैं, लगभग 7-8 डेथ हुए हैं अभी तक। ओके। बट फॉर्चुनेटली कोई भी डेथ ऐसे किसी भी क्लिनिक में नहीं हुआ है जहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है। ओके। मोस्टली लार्जली आई थिंक ऑल ऑफ देम ऐसे जगह पे हुए हैं, या तो जहाँ पर कोई सैलून में ट्रांसप्लांट हो रहा था, अच्छा। या फिर ऐसा क्लिनिक जहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं था, या तो टेक्नीशियंस कर रहे थे जिनको एनेस्थीसिया देना नहीं आता है। अभी रिसेंटली कानपुर में हमने कानपुर में हुआ था। व्हाट वाज दैट देन? सो द डॉक्टर वाज नॉट एन MBBS डॉक्टर, ओके, एंड वो ये ट्रांसप्लांट कर रहे थे, एंड मोस्ट लाइकली वो एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस थे, या फिर सर्जरी के बाद कुछ सेप्सिस इन्फेक्शन हुआ था जिसकी वजह से ये डेथ हुई थी। तो इसीलिए पेशेंट्स को ये भी समझना चाहिए कि ट्रांसप्लांट किससे करवाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स की डिग्री हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली बहुत पीछे आ गई है। पेशेंट्स पहले देखते हैं कि किनका अच्छा वेबसाइट है, फैंसी क्लिनिक है, बहुत सारे रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, और डॉक्टर किनकी मार्केटिंग स्ट्रांग है, किसकी मार्केटिंग स्ट्रांग है, और वो डॉक्टर की डिग्री देखते ही नहीं है। और एक ये भी है कि पता ही नहीं है कि किनसे करवाना होता है, कौन सा डॉक्टर है जो हेयर ट्रांसप्लांट करता है। तो नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है उसका बहुत क्लियर कट गाइडेंस है कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर एक प्लास्टिक सर्जन, यही 2 स्पेशलिटी है जिनको अलाउड है हेयर ट्रांसप्लांट करना। तो पेशेंट्स को जाने के पहले डॉक्टर की डिग्री ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। ओके। Is there a kind of a license also for hair transplant, something that one should check for? So the degree of a doctor is the license Okay. for doing hair transplant. So वही हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको लाइसेंस करता है कि आप ये सर्जरी कर सकते हैं। So dermatology and plastic सर्जरी, ये जो है। हाँ। एंड जैसे कि आपने कहा ना कि कई केसेस को आप लोग डिस्क्वालीफाई करते हैं, हाँ, मे बी वो लोग वैसे लोग रहे होंगे जो, और यूजुअली आप लोग होते तो हाँ, डिस्क्वालीफाई करते disqualify कर देते, कुड बी, है ना, और ये इश्यूज हैं। कुड बी। एंड कई बार ना मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग होती है ना, सो अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से नो, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक गुड अर्निंग सर्जरी होता है ना। सो इसमें अगर डॉक्टर एथिकल नहीं है, अनएथिकल तरीके से अगर पैसे बनाने चाहे, तो फिर इस तरह का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। या दैट्स ट्रू। एंड एट द सेम टाइम हम एज एन इंडियन अगर कंज्यूमर की हम बात करें, हम लोग इतनी ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है ना, थोड़ी सी भी प्राइस में इधर उधर मिलता है, सो क्वालिटी पीछे हो जाती है। वी ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विथ ऑल दोस थिंग्स। जैसे आप मतलब ये बहुत सरप्राइजिंग है कि सैलून में भी हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह हो रहा है। करेक्ट। या एंड इवन सैलून्स आर एक्टिंग लाइक अ डर्मेटोलॉजिस्ट आज के समय में, बिकॉज
मैंने देखा बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स उनके पास होते हैं एंड एंड ऑफ द टाइम हम लोग को ऐसा पर्सनली फील होता है दे आर ट्राइंग टू पुश ऑल दोस प्रोडक्ट्स टू द पीपल और उसमें उन लोग में कोई उसमें क्लिनिकल वो नहीं है, दे जस्ट वांट टू गिव। एंड अनफॉर्चुनेटली इसमें सैलॉन्स भी है और इस पूरे चीज़ के पीछे बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी है जो इसमें इन्वॉल्व है, जो लोग सैलॉन्स को ट्रेन करते हैं और उनको लेज़र मशीन तक बेचते हैं। नॉट ओनली प्रोडक्ट्स, सैलॉन्स में आजकल लेजर्स हो रहे हैं, हाइड्राफेशियल हो रहा है, जो कि एक मेडिकल ग्रेड इंस्ट्रूमेंट है। ओके रिसेंटली एक एडवाइजरी आई है जिसमें ये बोला गया है कि हाइड्राफेशियल इज़ अ मेडिकल ग्रेड डिवाइस और उसको सिर्फ क्लिनिक्स में ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे सैलॉन्स में आप देखेंगे हेयर रिमूवल लेज़र है, ओके, टैटू रिमूवल लेज़र है टैटू पार्लर्स में, इनके पास हाइड्राफेशियल होता है और कुछ सैलॉन्स तो बोटॉक्स और फिलर इंजेक्शन भी दे देते हैं। वो तो एकदम मतलब वो तो बहुत रिस्की होता है, क्लासिकल मेडिकल प्रोसीजर है। बिल्कुल। तो इसमें किसको किसको आप ब्लेम करोगे? तो पेशेंट को ही सतर्क रहना पड़ेगा इसमें। yes they should watch podcasts like this yeah. to be like to stay informed is the best. सर 2 दवाइयाँ हैं मेडिसिन जिनके बारे में ना मैं व्हेन आई वाज रिसर्चिंग एंड आई वाज ट्राइंग टू गेट दिस, ये मिनॉक्सिडिल एंड एक है फिनेस्टेराइड। सो ये यूज क्यों करते हैं एंड इज इट सेफ टू यूज? सो मिनॉक्सिडिल बेसिकली एक सोल्यूशन फॉर्म में हम यूज़ करते हैं और फिनेस्टेराइड एक टैबलेट होता है। ओके यही दोनों मेडिसिन है जो US FDA ने अप्रूव किया है हेयर लॉस को रिकवर करने के लिए। सो मिनॉक्सिडिल जब हम बालों पे लगाते हैं तो वो बालों की ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है, ओके, और बालों का जो ग्रोथ फेज है उसको लंबा करता है। ओके और फिनेस्टेराइड जो होता है वो DHT हार्मोन्स जो हमारे स्कैल्प में है जिसकी वजह से बाल थिन हो रहे हैं उसको ब्लॉक कर देता है। तो एक तरफ से हार्मोन ब्लॉक हो रहा है, दूसरी तरफ से ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, दोनों मिलकर सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं और हेयर लॉस को रिवर्स करते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स से पब्लिक डरती है वो है सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स। अच्छा, जो एक्चुअली इट इज़ लिंक्ड टू फिनेस्टेराइड, लेकिन लोग मिनॉक्सिडिल का सोचते हैं कि मिनॉक्सिडिल की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मिनॉक्सिडिल की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, वो फिनेस्टेराइड की वजह से होता है और वो 2 से 3% लोगों में होता है, जिसमें सेक्सुअल ड्राइव में कमी आना, अच्छा, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन और कभी कभी लो स्पर्म काउंट। ओके बट ये भी जानना ज़रूरी है कि ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स है ये टेम्पररी है और ये रिवर्सिबल है। सो अगर वो 2 से 3% पेशेंट्स में ये होता है तो हम जैसे ही दवाई बंद करते हैं ये साइड इफ़ेक्ट्स रिवर्स हो जाते हैं। सो दिस मेडिसिन मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्टेराइड ये ओवर द काउंटर यूज़ कर रहे हैं कई लोग? हाँ, तो जैसे ही पेशेंट्स कहीं इंस्टाग्राम या यूट्यूब में देख लेते हैं वो जाके खरीद लेते हैं मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टेराइड, बट उसको यूज़ करने के पहले डॉक्टर का क्लियरेंस बहुत ज़रूरी होता है। उसको एक प्रॉपर तरीका होता है कि कितने % सोल्यूशन हमको देना है, कितनी बार देना है, कैसे लगाना है, फिनेस्टेराइड को कैसे देना है, कैसे डोज को टेपर ऑफ करना है, और साइड इफ़ेक्ट्स कब हो रहे हैं उसको कैसे पता लगाना है। तो वो ये सब डॉक्टर का काम होता है, तो इसीलिए उसको बिना डॉक्टर के सुपरविजन के नहीं लेना चाहिए। और एंड ऑफ द टाइम अगर उन्होंने बहुत अच्छे से ये मेडिसिन को लिया है, सो व्हाट कुड बी द लाइक बेनिफिट्स? क्या क्या दिखेगा हमको? विजिबल बेनिफिट 6 महीने में दिखने लगता है। अच्छा, कि जो बॉल्ड स्पॉट्स होते हैं वहाँ पर वापस से बाल दिखने लगते हैं। इनफैक्ट जब हम हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं, सपोज ग्रेड 3 ग्रेड 4 है जिसमें हमने सामने ट्रांसप्लांट किया, बीच में हमने नहीं किया, बट वहाँ पर थिनिंग ऑलरेडी है, जब हम मेडिसिन देते हैं ट्रांसप्लांट के बाद तो वो बीच वाला एरिया भी कई बार कवर हो जाता है। ओके So this is one of the like impactful है, but should be taken strictly under doctor supervision. Anything like आपके पास ऐसा कुछ है like इसके जो साइड इफेक्ट्स लेकर आपके क्लिनिक में पहुंचे होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फॉर्चुनेटली अभी तक नहीं है एक भी ऐसा केस। और मिनॉक्सिडिल से होता है, मिनॉक्सिडिल बेसिकली किसी किसी के स्कैल्प को बहुत इरिटेट करता है। अच्छा, तो वहाँ रेडनेस, फ्लेकिंग, इचिंग, डैंड्रफ का बढ़ना ये सब होता है। जिन लोगों में ऐसा होता है फिर हम लोग मिनॉक्सिडिल के फॉर्मुलेशन को चेंज कर देते हैं, या बहुत ही है टॉलरेट नहीं कर पा रहा तो हम मिनॉक्सिडिल के टैबलेट्स दे देते हैं। फिनेस्टेराइड से फॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट मैंने नहीं देखा है। ओके, आप एक बात ना रह गई थी बात करना कि जैसे आपने कहा कि ये डोनर एरिया होता है और ये अगर वो हो तो हम बियर्ड का भी ले सकते हैं। ये चेस्ट वगैरह के जो फॉलिकल्स होते हैं वो काम नहीं आते क्या? या अंडर आर्म के फॉलिकल्स? इसको हम बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। ओके, सो एनी ग्राफ्ट विच इज टेकन एक्सेप्ट द स्कैल्प कम्स अंडर बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट। ओके, इसमें सबसे कॉमनली जो हम लेते हैं या प्रिफर करते हैं वो होता है बियर्ड के बाल। अच्छा, क्योंकि उसकी टेक्सचर काफ़ी क्लोज होती है स्कैल्प हेयर से और उसका रेट ऑफ ग्रोथ भी अच्छा होता है।
वेरएज बॉडी चेस्ट के बाल या अंडर आर्म्स या आर्म्स के बाल या प्यूबिक हेयर, इसमें प्रॉब्लम ये होता है, पहला तो टेक्सचर। ओके। टेक्सचर हमारे स्कैल्प से बहुत अलग रहता है, ये बाल बहुत पतले रहते हैं बॉडी हेयर। और दूसरा ये ग्रो बहुत स्लोली होते हैं। तो जैसे हमारे स्कैल्प हेयर 3 साल तक उगते हैं, उसके बाद 3 महीने के लिए रेस्ट करते हैं, बॉडी हेयर हमारे 3 हफ्ते 3 महीने उगते हैं और फिर 3 साल के लिए रेस्ट करते हैं। ओके। तो ना तो वो टेक्सचर मैच होती है, ना वो डेंसिटी दे पाते हैं और ना वो ग्रो करते हैं वैसे। दैट इज़ वाई इनको बहुत कम प्रेफर करते हैं। और लिया भी तो इनको सिर्फ हम फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा। मेन जो कंस्ट्रक्शन है, जो डिज़ाइन बनाना है, वो स्कैल्प हेयर से ही बनाते हैं। एक और मेरे माइंड में सवाल है, क्योंकि आजकल बियर्ड रखने की बड़ी फैशन है, एंड यू आल्सो हैव लाइक अ वेरी ग्रेट बियर्ड। लेकिन कई जो बच्चे हैं ना, जो उनकी प्रॉपर्ली बियर्ड नहीं आती है, नंबर 1 व्हाट इज द रीजन, एंड नंबर 2 क्या वो भी ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर्स उस पर भी फॉलो होता है क्या? हाँ, बियर्ड का जो ट्रेंड है उसकी वजह से आजकल बियर्ड ट्रांसप्लांट बहुत यंग बच्चे बहुत करने के लिए आते हैं, क्योंकि सबको हैवी बियर्ड चाहिए। और स्पेशली वो बच्चे जिनकी पैची बियर्ड आती है, कहीं पर आती है कहीं पर नहीं आती है। इसका कॉज तो जेनेटिक रहता है अगेन, कि आपके फॉलिकल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। करेक्ट करने के लिए ट्रांसप्लांट ही एकमात्र ऑप्शन है। तो वैसे बच्चों को हम पहले पूछते हैं कि आपको किस तरह का बियर्ड चाहिए, कितना डेंस चाहिए, और उसके हिसाब से अगर उनके बियर्ड के नीचे ग्राफ्ट्स है तो वो ले लेते हैं, या फिर स्कैल्प के पीछे के बालों को निकाल के वहाँ पर इम्प्लांट कर दिया जाता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि स्कैल्प के बाल को हम बियर्ड में ला सकते हैं? हाँ, करना पड़ता है। जैसे अगर बच्चे के यहाँ पर पैचेस हैं और यहाँ पर डोनर बियर्ड है ही नहीं, तो फिर हमको स्कैल्प से ही लेना पड़ता है। ओके। हाँ, बट डज इट मेक इट वेरी नेचुरल? या इफ डन करेक्टली इट लुक्स वेरी नेचुरल। आप पता नहीं लगा पाएंगे कि ट्रांसप्लांटेड है। इनफैक्ट अगर पता चल रहा है दैट मींस इट हैज बीन डन रॉन्ग ना। अच्छा, पता नहीं चलना चाहिए। पता नहीं चलना चाहिए। लाइक व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ दिस वन, लाइक बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन को लेकर या बियर्ड के हेयर को लेकर कितने आपके पास आजकल लोग 5 to 10% आने लगे लोग, है ना, बियर्ड ट्रांसप्लांट। एंड व्हाट अबाउट दिस जेल एंड अदर थिंग्स जो कहते हैं कि डेंसिटी बढ़ाती है और वो ग्रो करने में हेल्प करती है? बेसिकली मिनॉक्सिडिल होता है वो, किसी ना किसी फॉर्म में। अच्छा। तो अगर मिनॉक्सिडिल, अगर वहाँ पर रूट्स हैं और जस्ट उसकी ग्रोथ बहुत कम है, तो मिनॉक्सिडिल थोड़ा सा पोटेंशिएट कर देता है ब्लड सप्लाई को बढ़ा के, बट बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है। अगेन अगर फॉलिकल ही नहीं है तो फिर ग्रोथ कैसे आएगी? यस यस यस। सो दैट मीन्स बेसिकली अगर नहीं ही आ रहा है, सो वी हैव टू गो विद द ट्रांसप्लांट एंड अदर थिंग्स। Oh, and again, वो safe ही होगा वो procedures. Again, it is very safe. It is just like the scalp. Yeah, just like the scalp. Yeah. Because but ये face पे है ना, तो थोड़ा सा लोगों को ज़्यादा concerning लगता होगा. But actually face का जो beard transplant है उसमें हम उतने complications भी नहीं होते जितने scalp में होते हैं. अच्छा. The reason is scalp बहुत ही tight structure है. Whereas यहाँ के जो skin है बहुत loose है ना, lax है. तो यहाँ पर tight structure नहीं होने की वजह से fluid easily disperse हो जाता है. Swelling नहीं आती है. दूसरा फेस की वैस्कुलैरिटी ज़्यादा है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, तो जो वुंड है वो जल्दी हील होता है। तो स्कैल्प के कंपैरिजन में फेस के ग्राफ्ट जल्दी हील हो जाते हैं। ओके। एंड एक मेरे दिमाग में और भी क्वेश्चन है। इट्स लाइक कि जब जेनेटिक्स की हम बात करते हैं तो ये ऐसा है क्या कि अगर किसी का पिताजी अगर बॉल्ड है तो डेफिनेटली वो उसका जो बेटा है वो उसको भी वो बॉल्डनेस होगा ही होगा। एंड समटाइम मैंने ये देखा हूँ कि 2 भाई हैं, एक बॉल्ड होता रहता है, एक का ठीक ठाक रहता है। ये सारे चीज़ें कैसे काम करता है? तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब एक तो आपको पहले देखना है कि हेरिडिटरी में है कि नहीं, वो जीन्स है कि नहीं। या तो फादर या तो मदर, किसी के साइड से बॉल्ड जीन आता है। या तो दोनों बॉल्ड है, अगर मदर के भी हेयर लॉस है, फादर के भी हेयर लॉस है, तो दोनों तरफ से वो जीन आ रहा है, तब और हाई चांसेस है कि बच्चा बॉल्ड होगा। ओके। सेकेंड थिंग कि फादर बॉल्ड है तो बच्चा भी बॉल्ड होगा, ये लार्जली करेक्ट है। लेकिन कुछ केसेस में हम ये देखते हैं कि फादर बॉल्ड है लेकिन बच्चे के अच्छे बाल हैं। अच्छा। सो दैट डिपेंड्स कि वो जीन तो है लेकिन वो जीन कब एक्सप्रेस हो रहा है, दैट इज नोन एज जीन एक्सप्रेशन। तो वो जीन जब तक स्विच ऑन नहीं हो रहा उसके बाल सेंसिटिव नहीं हो रहे, तो वैसे केसेस में बच्चे के बहुत अच्छे बाल रहते हैं। जस्ट लाइक एंड ये मैटरनल साइड से ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, पैटर्नल? दोनों साइड से। तो ये मैटरनल साइड से भी आ सकता है, पैटर्नल साइड से भी आ सकता है। नॉट नेसेसरीली कि इस जनरेशन से आए, आपके 3 जनरेशंस में अगर कोई भी बॉल्ड हुआ है तो वो 3 जनरेशन स्किप करके भी आपके अंदर आ सकता है। सो हमको पूरा हेरिडिटरी, पूरा लीनिएज देखना पड़ता है। जैसे मदर के अच्छे बाल है लेकिन हो सकता है मामाओं के बाल अच्छे ना हो, तो वो बच्चा बॉल्ड हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है राकेश रोशन और ऋतिक रोशन। अच्छा। राकेश रोशन बिल्कुल ग्रेड 6 ग्रेड 7 बॉल्ड है, ऋतिक के काफ़ी अच्छे बाल है अभी भी। सो वो है जीन एक्सप्रेशन। ओके ओके ओके। एंड जो 2 भाई वाली बात है तो उसमें ऐसा होता है कि दोनों भाई में वो जीन है
लेकिन एक में एक्सप्रेस हुआ है और एक में एक्सप्रेस नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि अनिल कपूर के बाल बहुत अच्छे हैं लेकिन बोनी कपूर के बाल नहीं है तो उन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया है बिकॉज जीन एक्सप्रेशन नहीं है उनमें। दैट्स सो ट्रू। अच्छा ये बताइए, ये फीमेल्स में क्यों नहीं इतने बाल्डनेस नहीं होते? आई थिंक होते होंगे, होते हैं, मेल्स के कंपैरिजन में कम होता है। और दूसरा क्या है कि फीमेल्स का पैटर्न अलग होता है। तो जैसे मेल्स में ये साइड से टेम्पल्स पीछे जाने लगते हैं, इसको हम टेम्पल्स बोलते हैं। फीमेल्स के केस में डिफ्यूज हेयर लॉस होता है। अच्छा। तो वो बहुत धीरे धीरे पता चलता है और उनकी सबसे पहले सिम्टम होती है कि उनका जो मांग है वो वाइड होने लगता है। अच्छा। फिर एक डिफ्यूज हर तरफ से लॉस होने लगता है। बट फीमेल्स में भी होता है और जैसे जैसे अभी लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रहे हैं, पीसीओएस के केसेस बढ़ रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहा है फीमेल्स के अंदर भी और उसकी वजह से ये बॉल्डनेस भी फीमेल्स में आ रहा है। उसको हम फीमेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं। ओके। एंड उनके भी केस में लाइक दिस हेयर ट्रांसप्लांटेशन वर्क्स? या अगर बहुत ही एडवांस हो गया और मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रहा है तो सेम है, यहाँ पर एक विंडो क्रिएट करके वहाँ से ग्राफ्ट्स लेके सामने हम इम्प्लांट कर देते हैं। एक अच्छी बात यह है कि फीमेल्स को पूरा बॉल्ड नहीं करना पड़ता ट्रांसप्लांट के लिए, जैसे मेल्स को तो पूरा बॉल्ड करना पड़ता है, ट्रिम करना पड़ता है। फीमेल्स को पीछे डोनर एरिया में एक स्ट्रिप ट्रिम करके वहाँ से हम ग्राफ्ट्स निकाल के ऊपर वाले बालों से ढक देते हैं तो पीछे पता नहीं चलता है। ओके। इसी बात पे एक और है कि जैसे हम कैंसर पेशेंट्स वगैरह को देखते हैं, दे शेड देयर हेयर, जैसे उनकी अगर रिकवरी होती है तो उनकी हेयर ग्रोथ वापस नॉर्मल हो जाती है। कैंसर पेशेंट्स में जो हेयर लॉस होता है ना वो एनाजन इफ्लूवियम होता है। ओके। तो जो जैसे मैंने प्रेगनेंसी वाला बताया था आपको, प्रेगनेंसी के बाद जो हेयर लॉस होता है वो टीलोजन इफ्लूवियम होता है। और कैंसर पेशेंट्स को एनाजन इफ्लूवियम, मतलब कैंसर को मारने के लिए जो दवाइयाँ वो खाते हैं वो दवाइयाँ क्या करते हैं, कैंसर सेल्स को मारते हैं। मतलब कैंसर सेल्स जो होते हैं बहुत ही रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं बॉडी में। दूसरा रैपिडली डिवाइडिंग सेल कौन सा है बॉडी में? हेयर। तो वो हेयर को भी टारगेट करते हैं और बाल तुरंत शेडिंग फेज में जाते हैं और झड़ जाते हैं। बट जैसे ही वो पेशेंट कीमोथेरेपी से बाहर आता है 3-6 महीने के बाद वो बाल वापस आ जाते हैं। वो कोई परमानेंट नहीं, परमानेंट नहीं होता, रिकवर हो जाता है। ओके, दैट्स सो गुड। ओके, मैंने एक फ़ोटो देखा था, आई थिंक मैंने उसको, आई विल कीप इट ऑन एडिटिंग। हाँ, उसमें ना ये देख रहे थे कि टर्की में जब लोग जाते हैं ना प्लेन में तो एवरीवन आर बॉल्ड और वापस आते हैं तो सबके हेयर रहते हैं। सो व्हाट इज दिस थिंग अबाउट टर्की को लेकर? टर्की अभी वर्ल्ड का मेडिकल टूरिज्म का हब बना हुआ है, स्पेशली फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। व्हाई? उसका 2-3 रीजंस है। एक तो टर्की में कॉस्ट कम है, अच्छा, एज कम्पेयर टू यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज। दूसरा उसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो यूरोपियन कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज के बहुत पास है। ओके। सो उनको बहुत इजी हो जाता है वहाँ तक आना। तीसरा, टर्की में जो रेगुलेशंस है वो बहुत ही लीनियंट है। वहाँ कोई भी क्लिनिक खोल सकता है। ओके। क्लिनिक खोलने के लिए आपको डॉक्टर होना भी ज़रूरी नहीं है। या और चौथा, वहाँ पर अगर आप किसी भी पेशेंट को मेडिकल टूरिज्म के लिए बुला रहे हैं, गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है। तो क्लिनिक्स उस तरह से पैकेज बनाते हैं जिसमें पेशेंट, सपोज एक पेशेंट यूरोप या अमेरिका में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जा रहा है, उसको 8 से 15 हज़ार डॉलर का एक बिल पकड़ाते हैं। वहीं पर 2 से 3 हज़ार डॉलर पे टर्की पे आना जाना रहना, पूरा टर्की घूमना प्लस ट्रांसप्लांट कवर हो जाता है। अगर कोई इंडिया आता है तो अराउंड 8 to 15,000 डॉलर। नहीं, अगर कोई पेशेंट यूरोप में या अमेरिका में करवाता है, ओके, या यूके में करवाता है, दैट इज द कॉस्ट। तो दैट इज द कॉस्ट, 8,000 to 15,000, 20,000 डॉलर। ओके। टर्की में वो 2-3 हज़ार डॉलर में हो जाता है। और कोई इंडिया में कराना चाहे तो व्हाट वुड बी? इंडिया में करवाना चाहे तो इंडिया के रेट्स तो वही हैं, 1.5 लाख 2 लाख रुपए। तो आप कन्वर्ट करेंगे तो वही 2,000 डॉलर्स। बट डिफरेंस ये है कि टर्की की हेयर ट्रांसप्लांट की क्वालिटी और इंडिया की हेयर ट्रांसप्लांट की क्वालिटी में बहुत फर्क है। ओके। इंडिया में जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है ये बिल्कुल टॉप नॉच होता है। टर्की में बहुत ही बिलो एवरेज लेवल का ट्रांसप्लांट हो रहा है। एंड 2019 में 7-8 पेशेंट्स का डेथ हो गया था टर्की में। उसके बाद यूके गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी भी जारी किया था कि आप अगर टर्की जा रहे हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए तो आप प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करके उनके डिग्री विग्री चेक करके जाइए। और मेरा एक फ्रेंड भी है जो इथियोपिया में हेयर ट्रांसप्लांट्स करता है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, उसने टर्किश टेक्नीशियंस रखे हैं। ओके। और उसने मुझे वीडियो भी भेजा है जिसमें मैंने देखा है उनके ट्रांसप्लांट का तरीका, वो ग्राफ्ट्स को डैमेज करने वाला तरीका है। हैव यू एवर सीन, नोटिस कि इंडिया के पेशेंट्स है वो टर्की वगैरह ट्राई किए होंगे जाने? बहुत जाते हैं। हाँ, बहुत जाते हैं। और फिर केस जब बिगड़ता है तो फिर वो इंडिया में उसको करेक्ट करवाते हैं। उनको हम करेक्टिव सर्जरीज बोलते हैं। ओके। सो बहुत होता है। तो इसलिए टर्की जाने के पहले आप लोग को इंडिया में अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। इंडिया में अभी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इंडिया
वर्ल्ड का सेकंड हब है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आफ्टर टर्की। एंड जिस तरह से टर्की का काम चल रहा है, कुछ सालों में इंडिया ही मेडिकल हब बनने वाला है ट्रांसप्लांट के लिए। लाइक व्हाट इज द अल्टीमेट फीलिंग दैट कम्स टू यू जब आप किसी को एक प्रॉपर रिजल्ट देते हैं? हाँ, अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर द मॉनिटरी बेनिफिट, आई अंडरस्टैंड एज अ डॉक्टर प्रोफेशन मुझे लगता है कि मॉनिटरी आप लोग सेकेंडरी रखते होंगे। व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस दैट कम्स टू योर माइंड? क्या कैसे लगता है आप लोग को? वो पेशेंट जब आता है ना 4-5 महीने के बाद, तो सबसे पहले एंटर करते साथ जो उसके चेहरे पे स्माइल होती है, उसको देख के हमको जो खुशी होती है, सो दैट इज़ द सेटिस्फैक्शन विच वी गेट फ्रॉम आवर वर्क। कि उसके जब हम बिफोर आफ्टर्स उसको दिखाते हैं या हम दूसरे पेशेंट्स को दिखाते हैं और उसमें कितना ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पूरा फेस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, अपीयरेंस चेंज हो जाता है। वही आई थिंक पूरे डर्मेटोलॉजी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हम लोग जो काम करते हैं पेशेंट्स के ऊपर, उसके रिजल्ट्स हम लोग विजिबली दिखा पाते हैं, खुद भी देख पाते हैं, एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस जहाँ जो बेनिफिट्स है वो दिखते नहीं है, दे आर इन द ब्लड रिपोर्ट्स। वी कैन सी द बेनिफिट्स डायरेक्टली ऑन द पेशेंट्स फेस। ओके, व्हाट आर द बिगेस्ट रेड फ्लैग जो अगर कोई जा रहा है किसी भी जगह में, आई विल नॉट से ओनली क्लिनिक, क्योंकि फॉर अ नॉर्मल पेशेंट कई बार उसके लिए मुश्किल भी है कि विच लाइक द डॉक्टर इज सर्टिफाइड और नॉट, क्वालिफाइड और नॉट, बट इज देयर एनी कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स है क्या जिसको वो उसको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए कि नहीं भाई यार यहाँ पर कॉशन प्ले करो? करेक्ट। सो दिस इज नोन एज हाउ टू चूज अ राइट क्लिनिक, है ना? सो सबसे पहले पेशेंट को डॉक्टर का डिग्री देखना है। ओके, या तो डर्मेटोलॉजिस्ट या तो प्लास्टिक सर्जन। सेकंड, पेशेंट को ये देखना है कि जब वो क्लिनिक में जाता है तो वही डॉक्टर उसको मिल रहा है कि नहीं जिसको उसने सोशल मीडिया में देखा है। कि कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया में डॉक्टर कोई और दिख रहा है, अंदर जब कंसल्ट करने गए तो कोई टेक्नीशियन या जूनियर डॉक्टर कंसल्ट कर रहा है। तीसरा, उसको ये मेक श्योर करना है कि जिससे उसने कंसल्टेशन किया वही उसकी सर्जरी करेगा कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर बैठा है, डॉक्टर ने पूरा कंसल्टेशन ले लिया लेकिन सर्जरी टेक्नीशियंस कर रहे हैं। ओके। चौथा, कभी भी क्लिनिक जाने के बाद मार्केटिंग टीम से मिल के नहीं आना है। आपको मेक श्योर करना है कि आप डॉक्टर से मिल के आइए। कई बार सिर्फ पेशेंट ये करता है कि 2-4 क्लिनिक में कॉल किया, बात किया, रेट्स फाइनलाइज किया और जाके ट्रांसप्लांट करा लिया। कौन सर्जन है, ओटी कैसा है, उससे उसको मतलब ही नहीं है। फिर वैसे केसेस में ट्रांसप्लांट में रिस्क होता है। प्रॉपर क्लिनिक जाइए, डॉक्टर से मिलिए और उनका ओटी देखिए, ओटी कैसा है, कोई भी डॉक्टर दिखा देगा ओटी। उनके पेशेंट का नंबर लेके उनसे बात करिए। तो जो डॉक्टर अच्छा काम करता है, एथिकल काम करता है, वो अपने पेशेंट का नंबर दे देगा। उनसे बात करिए, उनका एक्सपीरियंस कैसा था ये जानिए। उसके बाद आपको चूज करना है कि कौन से क्लिनिक में जाए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बजट शुड कम एट द लास्ट। यस यस। ओके, एंड लाइक व्हाट काइंड ऑफ एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो आपके आए होंगे कि सर लाइक ये आपको लगा होगा कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि सर ये सेलिब्रिटी की जैसे हेयर लाइन बना दीजिए मेरी। ओके, एक पेशेंट था जिसको शाहरुख खान जैसा हेयर लाइन चाहिए था। ओके, सो अगर आप मेल्स में देखेंगे तो मेल्स में टिपिकली ये होता है कि यहाँ से ये एंगल नॉर्मली पीछे जाता है और ये जो एक एंगल आता है इसको हम फ्रंटो टेम्पोरल एंगल बोलते हैं। हर मेल के केस में ऐसा ही आता है। शाहरुख खान एक ऐसा मिसनोमर है जिसके हेयर लाइन अगर आप देखेंगे तो पूरा राउंड है। ओके, जब पोनीटेल लुक आप देखेंगे शाहरुख खान का, आप एडिट में डाल देना। सो उसमें शाहरुख खान की हेयर लाइन आप देखेंगे पूरा राउंड है। नाउ दिस राउंड हेयर लाइन जो होता है वो नॉर्मली फीमेल्स का होता है। मेल्स का हेयर लाइन हमेशा सी शेप का या वी शेप का होता है। ये एंगल देना जरूरी होता है। इसी से जो है मैस्कुलिनिटी आती है फेस की। इसको हम बाइसेप्स ऑफ द फेस बोलते हैं। साइड से अगर ये एंगल आता है तो चेहरा मैस्कुलिन लगता है। तो उसको चाहिए था शाहरुख खान जैसा हेयर लाइन। उसको बहुत समझाया कि ये फेमिनाइन लगेगा, ये नहीं करना है। और उसको मैंने, मेरे कंप्यूटर पे बहुत सारे मेल सेलिब्रिटीज़ के फोटोज़ रहते हैं। फिर काउंसिल करने के बाद फिर पेशेंट समझ जाते हैं कि उनका एक्सपेक्टेशन गलत है और फिर वो मान भी जाते हैं। ओके, इन द सेम वे ना मेरे पास कुछ ना कंपाइलेशन है कुछ सेलिब्रिटीज़ के फोटोज़ का। आप बताइएगा कि लाइक वो सिर्फ सोशल मीडिया हाइप है और इज इट रियल दैट हैज़ हैपेंड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट वन। तो ये सलमान खान का है। सो डू यू नो कि सलमान कभी इस स्टेज में पहुंचे थे? हाँ, ये सलमान खान का प्री ट्रांसप्लांट स्टेज है। तो इनको भी हुआ था? यस। सो सलमान खान तो मतलब हेयर ट्रांसप्लांट के सबसे आई थिंक सबसे शुरुआत में इन्होंने करवाया था। जब बहुत कम सेलिब्रिटीज करवाते थे। एंड इनका आई थिंक मल्टीपल ट्रांसप्लांट्स हुआ है। ऐसा है क्या इन लोग लाइक हाई स्ट्रेस लेवल हैं, फिर इन लोग स्मोक्स और ये सब तो अभी नो दैट वो तो कंट्रीब्यूट करता ही है ना। बट जीन्स है, यू कैन नॉट रन फ्रॉम योर जीन्स। बट द गुड थिंग इज इनका ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा हुआ है। एंड ही हैज गॉन थ्रू मल्टीपल ट्रांसप्लांट्स।
सो इनका जो ट्रांसप्लांट हुआ है, मैंने जैसे आपको बताया था वो FUT और FUE, तो इनका FUT सर्जरी हुआ है अच्छा। जिसमें स्ट्रिप काट के निकालते हैं, हाँ, हाँ। इसीलिए डोनर बहुत बच जाता है, हाँ। इसीलिए दोबारा तिबारा भी ये ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, और इनका मल्टीपल टाइम्स ट्रांसप्लांट हुआ है। अच्छा, ये बताइए, ये इस स्टेज से इफ द फोटो इज लाइक करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थिंग, अनुपम खेर जी का क्यों नहीं हो पाया? मे बी वो करवाना नहीं चाहते होंगे। अच्छा। हाँ। ओके, नेक्स्ट, इज दिस ट्रू? हाँ, अक्षय कुमार का भी हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, या दिस इज अ हेयर ट्रांसप्लांट। भाई मुझे तो पता ही नहीं था, लाइक आई वाज रिसर्चिंग। रणवीर का मैंने सुना है दैट ही डिड हेयर ट्रांसप्लांट। अब एज फार एज आई नो ही हैज ट्रांसप्लांटेड हिज हेयर लाइन, हाँ, हाँ। and I think he uses a patch to cover the vertex and the crown area. अच्छा, इस अगर दाढ़ी जो बियर्ड है, हाँ। उस पे भी इन लोगों ने वर्क करवाया होगा क्या? क्योंकि नहीं, इतनी इनकी घनी दिखती है तो, हम्म। और इट्स नॉट लाइक I think ये इनके नेचुरल बियर्ड है। नेचुरल बियर्ड है। या एंड ऋतिक के बारे में आपने पहले भी बताया था। आई थिंक इनका फ्रंटल हेयर लाइन रिकंस्ट्रक्टेड है, हाँ, माइट बी, नॉट श्योर, बट पीछे जो थोड़ा सा डेंसिटी कम दिख रहा है वो यूजुअली ट्रांसप्लांट के बाद ऐसा होता है। अच्छा। जब ओवर हार्वेस्टिंग हो जाती है ना ग्राफ्ट्स की, हाँ, हाँ। तब ऐसा थिनिंग दिख सकता है। Okay, सो कुड okay. बी। दैट्स ग्रेट। इसके केस में लोग कहते हैं कि इसकी जो दाढ़ी है ना, हाँ हाँ, वो तो इसने कुछ करवाया सर्जिकल प्रोसेस, तभी अच्छा। इसकी इतनी अच्छी, ऐसे लोग कह रहे हैं। दैट्स व्हाट आई हैव रेड समवेयर। पता नहीं, आई क्योंकि थिंक कहते हैं कि बहुत समय तक इसकी ना हाँ दाढ़ी नहीं थी। अच्छा, मेरे ऐसे कई फ्रेंड हैं, हाँ। मेरे एज तक आने के बाद भी हाँ। उनकी ठीक से दाढ़ी नहीं आती है। करेक्ट, वही है कि उनकी जेनेटिकली उनका मेकअप ऐसा है कि उनके चिन में हेयर फॉलिकल्स नहीं है, चीक्स में, ओके, ओके। तो इसकी वजह से उनके बियर्ड नहीं आते। टाइगर श्रॉफ, हाँ, हाँ, टाइगर श्रॉफ का। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि इनका तो नेचुरल है। हाँ, हाँ, हाँ। माइट भी टाइगर श्रॉफ ने 2-3 फिल्म्स के बाद हो सकता है कि मुस्टैश एंड थोड़े से चिन एरिया में ट्रांसप्लांट करवाया हो, नॉट श्योर, बट ऐसा लगता है। ओके। एंड कपिल शर्मा के बारे में भी लोग कहते हैं। या आई थिंक पहले जब शुरुआत इनकी हुई थी तब इनका हेयर लाइन रिसेशन हमको दिखता था। हाँ, हाँ। बाद की ये जो फोटो है, दिस इज हेयर पैच। ओके। इतनी डेंसिटी ट्रांसप्लांट से हाँ, नहीं वही आती है। यही मेरा क्वेश्चन होना था कि ये तो इट इज लुकिंग एज गुड एज लाइक, और इससे क्या होता है, वो एक अनयूजुअल एक्सपेक्टेशन बनना शुरू होगा लोगों में व्हेन दे कंपेयर ऑल दिस थिंग। यस। अब आपके पास आएंगे, आप बोलेंगे इट विल वर्क लाइक अ कवर द थिंग्स, बट ये yes. बोलेंगे सर ये तो एकदम एज गुड एज एकदम घना, नेचुरल। हाँ। और इज इट लाइक वीग और समथिंग लाइक Yeah, दिस? this is most likely a wig, that is Okay. patch. Okay, that's called as हाँ। patch. So पता नहीं इसने ट्रांसप्लांट किया होगा कि नहीं। Any news after this? This looks गौतम like गंभीर। this looks like hair transplant, क्योंकि इनका प्रॉपर हेयर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आके यहाँ पर विडोज पीक तक हाँ, हाँ। आ रहा है। साइड्स भी आई थिंक रिकंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। एंड ये सबसे ज्यादा रहा इनका क्या है? सो इनका ये जो पहला फोटो आप देख रहे हैं ना, दिस हाँ। इज आफ्टर हिज फर्स्ट ट्रांसप्लांट। ही हैज ऑल्सो अंडरगॉन आई थिंक 2 ट्रांसप्लांट्स, Okay. और पहले ट्रांसप्लांट का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया था इनका, एंड नाउ ही लुक्स ओके। अब तो मेरे ख्याल से इससे भी बेटर हो गया है। इससे बेटर हो गया है। हाँ, उनका वो है। यस। सो दैट्स इट फॉर द लाइक सेलिब्रिटीज। इसके Yeah. बाद आजकल लोग रोहित शर्मा का भी डिस्कस कर रहे हैं। Rohit Sharma has undergone hair transplant. ओके। In the recent current batch, we have Rohit Sharma has undergone hair transplant. Mohammad Shami has undergone transplant. Hardik Pandya has undergone transplant. पांड्या आल्सो। Yeah. MS wasn't Dhoni there. has undergone transplant. अरे बाप रे। हाउ फार दिस बाल्डनेस, लाइक कितना वो है कॉमन है, लाइक आउट ऑफ 100 मेल, क्या रिसर्च क्या कहता है इन इंडिया कि कितने लोग बाल्डनेस के प्रॉब्लम को फेस करेंगे या कर रहे हैं? I think एक डेटा है जिसमें ये था कि out of 100, 60% of males undergo some kind of balding or hair thinning in their life, in their lifetime. डॉक्टर मजुमदार, इट वाज अ नाइस कन्वर्सेशन विथ यू। होपफुली जो हमारे जो ऑडियंस है उसको लगभग सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। एंड इन केस अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू पुट ऑल द सोशल मीडिया हैंडल्स एंड द कॉन्टैक्ट ईमेल ऑफ डॉक्टर मजुमदार। आप डायरेक्टली भी उनसे पूछ सकते हो, और यू कैन पुट इट ऑन द कॉमेंट। Sir will see, and if it's possible, they will also try to reply you. Yeah. Any last comment for you, like regarding this hair care and hair loss thing that you want to tell our audience? For the audience, what I would say is choose your doctor wisely. जब भी आपको थिनिंग दिखती है
तुरंत ट्रीटमेंट चालू करना ज़रूरी है, नहीं तो बाद में जाके ट्रांसप्लांट वो कॉस्टली हो जाता है। बट अर्ली स्टेज में आप अपने बालों को रिवर्स कर सकते हैं, बालों को बचा सकते हैं। एंड ऑलवेज चूज योर डॉक्टर वाइजली। सबसे Yeah, इंपॉर्टेंट ये है that's कि आप डॉक्टर important. की डिग्री देखिए, करेक्ट डॉक्टर के पास जाइए, और शुरू में अगर आप ध्यान रखेंगे बालों का तो लंबे समय तक बाल बहुत अच्छे रहेंगे। Yeah. वेट मत करिए कि पहले बाल चले जाएंगे फिर मैं ट्रांसप्लांट करवाऊंगा। That's so true. That's so true. Thank you, doctor, for being over here. My And thank pleasure. you for giving us such a beautiful insight. थैंक यू। बहुत नॉलेज रहा, बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स मिले एंड बहुत सारी मिथ बस्टिंग हुई है regarding those oils and other things Yes. and नाखून वाला cases. हाँ. Okay. Hopefully we will again come and we will talk Sure, about sure. the other aspect of the dermatology and cosmetology. श्योर श्योर। Because मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी फील्ड है ना जो सोशल मीडिया में बहुत हाइप हुई है। हाँ। कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट पे इंडिया में एक बड़ी ज़बरदस्त बूम आई है। बट एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, बट एट द सेम टाइम मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत हुआ है। एंड इट्स आवर ड्यूटी कि हम अपने लोगों को सही इन्फॉर्मेशन उनके तक पहुंचा पाएं। सो इसमें और एक चीज़ मैं ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगा कि जब भी आप सोशल मीडिया में कोई इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, सो मेक श्योर कि वो भी क्रेडिबल हो। और आजकल हर एक डॉक्टर इन्फ्लुएंसर है। या सो रादर देन फॉलोइंग सम इन्फ्लुएंसर, यू फॉलो द डॉक्टर हु इज़ मेकिंग रील्स फॉर यू। बिकॉज हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि हम आपको एजुकेट करें, ना कि कोई प्रोडक्ट आपको बेचें। सो दैट डिसीजन हैज़ टू कम फ्रॉम योर साइड। Yeah, that's so true. Thank you, doctor, for being over here. माई प्लेजर। Yeah. So that's it in today's podcast. I understand कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिले होंगे। क्या अच्छा लगा इस पॉडकास्ट का, प्लीज़ उसको कमेंट करिएगा। और अगर कुछ क्वेश्चंस रह गया है आपके माइंड पर, कुछ भी ऐसी छोटी सी डाउट है, प्लीज़ उसको कमेंट में डालिए। एंड ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट डॉक्टर, द डिटेल्स विल बी गिवन ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हैविंग सेड दैट, अगर ये वीडियो आपको लगता है कि किसी और के भी काम आ सकता है, शेयर करिएगा। आपके लिए अगर ये यूज़फुल रहा तो लाइक करिएगा। एंड बिफोर गोइंग फ्रॉम दिस चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।